चलिए भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, राइट। ठीक है, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। राहुल जी, आप ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया? क्या बात है? आप तो ऑफलाइन आते हैं। सर वो इंटरव्यू है ना कल, इसी वजह से नहीं आ रहा हूँ प्रिपरेशन करने। अच्छा, कल किस पे? AIML पे इंटरव्यू है? नहीं, वैसे तो एज ए पाइथन डेवलपर है, बट मुझे AIML पर भी वर्क करना वहाँ। ओके, चलिए बढ़िया है। नोन में है किसी के, या फिर मतलब आपने इंडिविजुअल खुद आपने चेक किया उसका? नहीं, इंडिविजुअल मुझे Naukri.com से मतलब कॉल आई थी। हाँ हाँ। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी? बस पाइथन और Django उन्होंने बोला है कि मतलब इस पर करना है। बाकी मैंने बोला था कि मतलब मशीन लर्निंग में अभी मैं सीख रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, बाद में मतलब उस पर तुम वर्क करना। आने वाले टाइम में ऐसा हो गया है ना कि विदाउट जेंगो आप AIML पे काम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। एक वेब डेवलपमेंट, एक वेब फ्रेमवर्क आपको इम्पोर्टेंट है। खैर, अभी तक हमारे करिकुलम का ही पार्ट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें हमारी चेंज हो रही है और डिप्लॉयमेंट हमें शो करके दिखाना होता है, राइट। तो एटलीस्ट जेंगो तो आना ही चाहिए AIML के फील्ड में आगे जा करके, राइट। अभी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गया, मैं कोशिश करूँगा करिकुलम में ये इंट्रोड्यूस करवाऊँ। अदरवाइज ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि बंदे AIML सीख तो ले रहे हैं, लेकिन डिप्लॉयमेंट का इशू आ जाता है उन्हें, है ना। और मार्केट में पर सर इतना Django सीखना ये टाइम टेकिंग भी तो एटलीस्ट मुझे लगता है 1 मंथ तो लग ही जाएगा, मतलब कमांड पाने में Django पर। अब फिर बात जेंगो की नहीं है ना कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का भी आइडिया होना चाहिए। बैक एंड का तो चलो ठीक ही है, सीख लेगा। विदाउट फ्रंट एंड नॉलेज वो नहीं कर पाएगा, राइट, वो इशू रहेगा। ठीक है। तो गाइज, आज हम अपने डे 2 को स्टार्ट करते हैं, राइट। डे 2 में हम ये डायग्राम हमने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रखा है। इस तरीके से ना पढ़ के हमने सर्कल फॉर्म में पढ़ा हुआ है, सेट फॉर्म में पढ़ा हुआ है, राइट। तो AIML और डीप लर्निंग इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं हमारे। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने का अप्रोच है, और मशीन लर्निंग को फर्दर मास लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डीप लर्निंग को यूज़ करेंगे। डेटा साइंस जो है इन्हीं सबका आपका पैरेलली सबसेट है, जो तीनों प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प करेगा, राइट। डेटा साइंस ही आगे जा करके ML इंजीनियर्स और AI इंजीनियर से। कितना आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से? एक मिनट गाइस, रुकना। एक मिनट रुकिएगा। चलिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे ये टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, कोशिश करेंगे अब इनको कवर अप करेंगे, ठीक है। AI और ML डीप लर्निंग के बारे में हमने डिटेल में पहले से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। अगर मैं इंडस्ट्रियल यूज केसेस की बात करूँ, तो ये स्लाइड मैंने आप लोग के लिए बनाया है, थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लेना, राइट। मैं कुछ ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा हो गया, मतलब अभी कैंसर से रिलेटेड हो गया है, ट्यूमर से रिलेटेड हो गया है। और आने वाले टाइम में जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जो भी आप लोग को लग रहा है कि भाई हेल्थ हेल्थ केयर सेक्टर के फील्ड में अभी तक प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली 95% या 100% ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे विद इन 10 to 20 ईयर्स। तो बहुत जल्दी बोल दिया मैंने, लेकिन हाँ, अगर हम 30 to 50 ईयर्स का टाइम स्पेन अगर हम लें, तो ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। AI खुद एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाएगा उस टाइम तक, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि बंदे फाइनेंस एनालिस्ट के फील्ड में भी वर्क करते हैं, तो वो डेटा एनालिस्ट नहीं होते हैं। वो फाइनेंस जो एनालिस्ट होते हैं, उनका काम पर्टिकुलरली स्टॉक से रिलेटेड होता है, ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड होता है। तो जिसमें मार्केट के प्राइस को प्रेडिक्ट करना, सेंटिमेंट को एनालिसिस करके ये फाइंड आउट करना कि अगर इस पर्टिकुलर न्यूज़, ये जो हमारा आर्टिकल है, इसका हमारे स्टॉक के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, राइट। तो ये जितने भी टाइप के हमारे न्यूज़ेस होते हैं, इनका रियल टाइम पे पर्टिकुलरली डिटेक्ट करना और रियल टाइम पे एनालिसिस करके, जो बड़े बड़े बिग फर्म्स होते हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनको बल्क में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट हो जाता है अगर ये सब वो मॉडलिंग उनके पास वहाँ पर है। और जितने भी बड़ी कंपनीज है, गोल्डमैन सैक्स हो गया आपका, ब्लैक रॉक हो गया, या जितने भी फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं,
वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी चीजें तो यूज करते हैं, राइट। गाइस एक कंपनी थी, इसका नाम था दुकान। आप लोगों ने कभी सुना है क्या दुकान के बारे में? हाँ सर, क्या सुना करती सर। है ये दुकान, बताइए किसने सुना है भाई, कोई सर नाम सुने। अमनजीत, हाँ बताओ। सर जैसे खाता बुक है सर, इस टाइप की थी सर, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, और अगर कुछ? वही है जो आप कह रहे हो सर। नहीं नहीं, खाता खाता बुक अलग था, ये ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ई कॉमर्स तो दूसरी कंपनी होगी। पर्टिकुलरली जैसे आपके मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उन्हीं के बेसिस पे ये आपका जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बस प्लस पॉइंट पता है क्या है कि इनके पास ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में अभी नहीं आए थे, टाइम हो गया काफ़ी। ये न्यूज़ में पॉपुलर इसलिए हुए थे क्योंकि इन्होंने मोर देन 80 to 90% जो इनका कस्टमर स्टाफ था, जो कस्टमर सपोर्टिव स्टाफ होता है ना, जो चैट बोर्ड पे हेल्प करता है यहाँ पर, राइट। आई हैव ऑर्डर्ड प्रोडक्ट बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। कुड यू प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल आईडी सो दैट आई कैन असिस्ट यू विद ऑर्डर। अब आपको भी पता है कि ये जो सपोर्ट डेस्क है ये दो तरीके से काम करता है, ये बात आप लोग जानते हो। एक तो होता है कि आपका कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूज हुआ है, ठीक है, कि मल्टीपल, जैसे आप लोगों ने बैंक्स का व्हाट्सएप पे यूज किया होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 1 2 3 4 होते हैं, उन्हीं में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, है कि नहीं है, और वो आपको डिटेल फैच करके दे देगा। एक तो वो हो गया बेसिक ट्रेडिशनल चैटबॉट। एक दूसरा हो गया जिस पे ये वर्क कर रहे हैं अभी, राइट। इन्होंने बैकएंड में पूरा एआई इंटीग्रेट कर रखा है और अपने 80 to 90% कस्टमर सपोर्ट जो एग्जीक्यूटिव जो स्टाफ्स होते हैं उन सबको फायर कर दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि मास लेवल पे इन्होंने जो है वो एआई को इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने कंपनीज के लिए। चैलेंजिंग क्या है गाइस? चैलेंजिंग ये है कि अगर इतने छोटे मोटे स्टार्टअप्स ये प्लान कर रहे हैं तो कल को आप सोच सकते हो कि बड़ी कंपनी अचानक से प्लान कर ले तो कोई उसमें सेकंड थॉट नहीं होगा, राइट। चलिए मैं एक बार यहाँ पर गलत ईमेल आईडी देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये अपने डेटाबेस में जाएगा, सर्च करेगा कि भाई प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट आईडी का इसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर आपका मतलब अकाउंट था या नहीं था, कुछ हो पाया या नहीं हो पाया। कह रहा है आप अपना फर्दर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक बार कंट्रोल से क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। यू टेल मी आई डोंट want to check with new URL, समथिंग ये मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, लेट मी चेक द डिटेल्स विथ यू। अच्छा अमनजीत एक बात बताओ, अगर कोई नॉर्मल चैटबॉट ट्रेंड होता तो क्या इस तरीके का कुछ रिप्लाई देता? नहीं सर। वो कुछ ना कुछ स्टक हो जाता, आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज सिलेक्ट वैलिड ऑप्शन, यस या नो। और जानबूझ के देखिए यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं हमारे, तो भी वो उन्हें मैनेज कर पा रहा है, राइट। और फिर भी जो जो बैकएंड में ये ट्रेंड हो रखा है भेजेगा तो यहीं पर कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। अभी भी ये इम्प्लीमेंटेशन के फेज में है और इन्होंने ऑफकोर्स इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है। तो बताने का मतलब ये था कि एआई आने वाले टाइम में आपका पर्टिकुलरली जो है आपके पास का जो है वो मतलब कंपेनियन आपका बन के रहेगा, आपके पास में रहेगा हमेशा और हर चीज में यूज होगा, राइट। तो चाहे रिटेल सेक्टर से रिलेटेड हो, ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड हो, अच्छा ऑटोमोटिव में तो हमने पढ़ा ही हुआ है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से हो सकता है। रिटेल सेगमेंट में किस चीज से रिलेटेड है? विजुअल सर्च हो गया, कस्टमर का बिहेवियर एनालिसिस हो गया, या चैटबॉट पर्पस के लिए हमारा। मैन्युफैक्चरिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल होते हैं। ये आप लोगों ने इस तरह के वीडियोस बहुत आपने देखे होंगे, राइट, है ना। इस तरीके के कभी ना कभी तो देखे होंगे कि भाई ये बॉटल है, ये पर्टिकुलरली ओपन सीवी मॉड्यूल पे काम कर रहा है इमेज प्रोसेसिंग पे और चेक कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी हमारा प्रोसेस है, असेंबली लाइन है, वो परफेक्ट है या नहीं है, राइट। तो इन सब के लिए पहले क्या था, लेबर वर्क बहुत ज़्यादा मास लेवल पे आपका यूज़ होता था। अब क्या है कि इमेज प्रोसेसिंग के बेस पे ही ये सारी चीज़ें यूज़ हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमारे लिए आगे चल करके रहेंगे, राइट।
नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब हमारे पर्टिकुलरली कंटेंट को एनालाइज करके हम सबको, जो भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक इसमें टर्म यूज होता है जिसका मतलब होता है आपका रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। प्लस ये भी देखते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड क्या है, उनको किस टाइप का वेब सीरीज वेब शोज पसंद आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लान करते हैं, राइट। डीप फेक टेक्नोलॉजीज हो गया। और अभी पहले क्या था कि ये जो हीरोज होते थे उनको स्टंट परफॉर्म करने के लिए स्टंटमैन्स लगते थे। अब क्या है कि एआई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो सारी चीजें परफॉर्म की जा रही है, राइट। तो ये सारे कुछ हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, ये सब आपको आइडिया होना जरूरी है जस्ट वन गो में। थ्योरेटिकल क्लास है, ज्यादा कुछ हम इसमें रिपीट करेंगे नहीं, और आगे जाकर के हमें प्रैक्टिकली वर्क करना है, ठीक है। तो एक आइडिया आपको होना जरूरी है, राइट। अगर मैं AI ML और डीप लर्निंग के कंपैरेटिवली बात करूं कंपैरिजन का, तो कुछ हम पॉइंट्स को बेसिस पे यहाँ पर ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बेसिस पे, रिसोर्सेज के बेसिस पे, एग्जांपल्स के बेसिस पे और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, अगर 3-4 में बेसिक की बात करूं तो, राइट। AI जस्ट इन दोनों का आपका सुपर सेट है, राइट। मतलब ML और DL मुझे अप्लाई करना है तो मुझे AI का ही ये मेरा सब पार्ट होगा। तो ML में आपका हमने पहले भी देखा हुआ है कि स्ट्रक्चर डेटा मुझे चाहिए, यहाँ पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा मुझे चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होती है, बिकॉज जो मॉडल होता है वो हमारा डेटा और हमारा एल्गोरिदम्स पे डिपेंड होता है। यहाँ पर क्या है कि हम डीप न्यूरल नेटवर्क्स को फॉर्म करते हैं, और जितने ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा होंगे उतने ज़्यादा ही वॉल्यूम ऑफ केसेस होंगे, और उतने ज़्यादा ही डीप न्यूरल नेटवर्क्स हमारे बनेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज हमारा इंक्रीज होगा, और यही कॉम्प्लेक्सिटी हमारे मॉडल के परफॉर्मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क हम मॉडल बना पाएंगे उतना ज़्यादा ही हम प्रिडिक्शन के क्लोज पहुंच पाएंगे। मशीन लर्निंग हो, एआई हो या डीप लर्निंग हो, इन सब का काम होता है प्रिडिक्शन के क्लोज पहुंचना, ना कि प्रिडिक्शन करना, ठीक है। ठीक है भाई, ये पॉइंट क्लियर रहेगा। इजीली इंटरप्रेटेबल है आपका यहाँ पर, और क्योंकि नेटवर्क की हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, और बैकएंड में यहाँ पर थोड़ा सा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स टू एडवांस चलता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पे हमारा काम होता है, राइट। अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें तो जो मार्केट में अभी, आप सबने इन सब का नाम सुना होगा, राइट। आपको आइडिया होगा इतना, यस या नो। गूगल की तरफ से आपका गूगल फोटोज हो गया, ट्रांसलेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर कॉर्टना, यहाँ पर देखिए ये आपको को पायलट का ऑप्शन यहाँ पर साइड में आपको मिल जा रहा है। ये सब बाय डिफॉल्ट आपका यूज कर रहे हैं। और अभी माइक्रोसॉफ्ट के अब जो लैपटॉप्स आने वाले हैं खैर माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप्स तो नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि आपका ना जैसे CPU होता है, GPU होता है, राइट, ऐसे ही आपका होता है पर्टिकुलरली, मुझे अभी टर्म याद नहीं आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। न्यू लैपटॉप्स विद AI इंटीग्रेशंस, इसे हम पर्टिकुलरली, एक इसका टर्म होता है भाई, अमनजीत कौशल आप लोग को याद है एक, हाँ ये रहा, एनपीयू हम टर्म इसे कहते हैं, ठीक है। एनपीयू का मतलब होता है आपका न्यूरल प्रोसेसर यूनिट, यानी ये न्यूरल लेवल पे आपका ट्रेंड हो रखा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इंटरनली आपका जो इन्होंने, जैसे सीपीयू और जीपीयू होता है ना, वैसे एनपीयू इन्होंने आपके सिस्टम में प्लान कर रखा है, और आपके सिस्टम को सारे डेटा को वो रीड आउट करके अपनी ट्रेनिंग कर लेगा, और आप उस पूरे सिस्टम को एक असिस्टेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। जैसे मुझे कोई फाइल ढूंढनी है तो फाइल मुझे जाकर के सर्च में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं एनपीयू कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ तो मैं वॉइस कमांड के थ्रू उस फाइल को ढूंढ सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, और उसमें अगर एडिट करना हो तो मैं कुछ एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा एनपीयू का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और इसमें भी बैकएंड में सब में हमारा AI ML पे ही हमारा काम हो रखा है, राइट। IBM की बात करें तो वाटसन हो गया, इसका क्लाउड पैक हो गया। एनवीडिया तो आपको पता ही है कि AI लेवल पे, बहुत डीप लेवल पे वर्क कर रहा है चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं GPUs मैन्युफैक्चरिंग में, और अभी काफ़ी बड़ी कंपनीज भी बन चुकी है जस्ट ड्यू टू ओनली AI। पहले एनवीडिया का उतना ज़्यादा हमारा मार्केट टर्नओवर नहीं था, लेकिन जब से AI इंटीग्रेशन के फील्ड में आया तब से ज़्यादा इसका स्कोप हमारा हो गया है। हर्षित कह रहा हूँ, हितेश, वो कर लेना, हाँ ऑनलाइन कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ये टीवी चल नहीं रहा है, राइट। बेडू के बारे में सुना है भाई आप लोगों ने? कोई बता सकता है ये कहाँ की कंपनी है बेडू? सर चाइना की है सर्च इंजन। हाँ बहुत बढ़िया, चाइना की सर्च इंजन है। ये मोर देन $50+ बिलियन की कंपनी है आपकी, राइट। और इन्होंने भी
मतलब टेक्निकली वॉर्न किया हुआ है कि भाई आने वाले टाइम में एआई का इतना मास लेवल में आपका यूज हो जाएगा कि ह्यूमन माइंडसेट वहां तक जा करके हमारा कॉम्पीट ना कर पाए और इश्यूज हमारे जनरेट हो जाए, राइट। एडोबी तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि एडोबी हो गया, या जितने भी हमारे डिजाइनिंग के टूल्स हो गए। पहले मैनुअली डिजाइनिंग होता था, अब क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेस पे डिजाइनिंग है। आप खाली प्रॉम्प्ट्स लिखिए और वहां पर पर्टिकुलरली जा करके वो उतने इमेज को करेक्ट करके रिटर्न करके दे देगा। तो इन सब में बैकएंड में कहीं ना कहीं हमारा एआई मास लेवल में इम्प्लीमेंट चल रहा है, राइट, इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंडियन कंपनीज के बारे में कुछ आइडिया गाइस किसी को? इंडियन कंपनी क्या कर रही है? खैर ये तो मतलब हमें पता है कि इंडियन कंपनी उतनी ज्यादा बल्क लेवल पे उतना वर्क नहीं करती है, राइट। लेकिन अगर हम एआई इंटीग्रेशन की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और कुछ इंडियन कंपनीज भी प्लान कर रही है उसी सेक्टर में। तो ये कुछ टॉप इसके मेजर आपके सेगमेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं जिन पे इंडियन कंपनीज हमारी वर्क कर रही है। चाहे विप्रो का एग्जांपल हम ले लें, चाहे आपका इन मूवी का एग्जांपल ले लें, रिलायंस जियो का एग्जांपल ले लें। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि ये क्या हुआ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा अभी अंबानी साहब की शादी हुई थी, राइट, है ना, बेटे की। हाँ वही अंबानी है ठीक है, राइट। तो उनको सबसे मतलब फोटो क्लिक करवाना था। अब लोग तो 5-10 हजार आए हुए थे, तो एक एक करके भी फोटो क्लिक कराते तो पॉसिबल ही नहीं है हो पाता, राइट। तो किस चीज का यूज किया वहां पर भी उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया कि भाई आप अपना सेल्फी लो और आप उन फोटो को लैब में अपने आप प्लेस्ड हो जाओगे जहां पर अंबानी साहब का फोटो, ये मतलब वेडिंग का फोटो आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एआई का सॉल्यूशन उन्होंने अपने प्रॉब्लम के लिए भी कर लिया और मास लेवल के लिए तो एआई पे वर्क कर ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल उन्होंने अपना एनुअल उनका रिव्यू मीटिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं एनुअल आपका बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, राइट। एनुअल बोर्ड मीटिंग में उन्होंने अपना एआर और वीआर को लॉन्च किया था, ठीक है। उन्होंने रेबन के साथ टाई अप भी किया है, आई थिंक जहां तक मुझे आइडिया है, ठीक है। स्मार्ट आपके स्पैक्स होते हैं, गॉगल्स होते हैं, उनका यूज करके जैसे अभी ऑलरेडी एप्पल विजन प्रो पे वर्क कर रहा है, यस या नो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ इंडियन कंपनीज भी प्लान कर रही है, ऑफ कोर्स नो डाउट उतने बड़े लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन है और आने वाले टाइम में इंडियन आपको प्रोडक्ट देखने को एआई में मिल सकता है। कल ही मैंने ओला का एग्जांपल आपको दिया था, राइट, ठीक है। तो भाई ये कुछ हमारे इंडियन कंपनीज का है, ये कुछ हमारे वेस्टर्न कंपनीज का है कि वर्ल्ड लेवल पे हमारे कौन से टॉप कंपनीज वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जब हम एमएल की बात करें भाई हितेश, तो एमएल में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज यूज होते थे। कौन कौन से? हमने नमपी पे काम किया, पांडास पे किया, और मोस्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट था एमएल के लिए वो था हमारा एसके साइकिट लर्न पे हमने काम किया ज्यादातर जो था। लेकिन अब हम एआई एमएल और डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो मैं डीप लर्निंग वर्ड को यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा? क्योंकि हम एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई हम यहाँ डीप लर्निंग को यूज करके चलेंगे, ठीक है। तो डीप लर्निंग को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मॉड्यूल्स पे वर्क करना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जो यहाँ पर हम मॉड्यूल्स के क्लास में देखेंगे, राइट। ये तो गाइज ये आपके पास ना कुछ इंस्टॉल्ड होने चाहिए, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉल कर लेना। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन और साइकिट-लर्न ये पहले से एनाकोंडा प्रोवाइड करता है, ठीक है। टेंसर फ्लो, केरास और टॉर्च, ये सारे, ये टॉर्च अगर मैं बोलूँ तो पाईटॉर्च की तरफ से, राइट, ठीक है। टेंसर फ्लो, केरास हमारा गूगल की तरफ से, ठीक है। कुछ ये सब हमारे टॉप मॉड्यूल्स हैं जो कि पर्टिकुलरली हमने डीप लर्निंग के लिए हमने बनाए हुए हैं। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है या तो स्क्रैच से पाइथन का कोड लिखना पड़ेगा। अब स्क्रैच से अगर पाइथन का कोड लिखेंगे तो उसमें कोर मैथमेटिक्स लगेगा, कोर उप्स प्रोग्रामिंग लगेगा, और तीसरा कि हमें नमपाई का पूरा यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे बल्क में अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, फास्ट लेवल का मेरा मैनिपुलेशन चले मेरे मॉड्यूल्स का, तो मुझे नमपाई मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे आप कोड रन कर लेना, और अगर ये रन करने पे डन आ रहा है इट मीन्स आपके पास मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। मैं एक बार रन कर लेता हूँ, थोड़ा सा तबीयत आज डाउन है, राइट, मेरा। हाँ मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए। इसको क्या हो गया भाई, ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ डन, ठीक है।
जो आपका टेंसर फ्लो, केरास और टॉर्च है, ये सब हमारे डीप लर्निंग के लिए यूज होंगे, ठीक है। इन सब का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, और आज की हमने क्लास ही इसीलिए रखी है कि हम पर्टिकुलरली यहाँ पर देख सके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं और उनका हम यूज करेंगे। और बिलीव मी, इस क्लास के बाद जितने भी आप टूल्स के नाम सुनते हैं, जितने भी मॉड्यूल्स के नाम सुनते हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपकमिंग क्लासेस में हमें उन्हीं पे वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद आप हमारा दो दो डायरेक्शनल हमारा क्लासेस रहेगा। एक तो हमें मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन समझना है, दूसरा हम एक आध मॉडल स्क्रैच से बनाएंगे, मतलब विदाउट यूजिंग एनी मॉड्यूल हम स्क्रैच से न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, राइट। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि जितने भी नॉन मॉड्यूल्स हैं मार्केट में, उन सबको हम समझें। चौथा, हमें वहां पर आकर के अपने आप को लास्ट में खड़ा कर लेना है जो मार्केट का करंट ट्रेंड है। करंट ट्रेंड एआई नहीं है, एआई में भी बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो राइट लीडिंग में आते हैं आपके, ठीक है। तो उसमें भी हमें जनरेटिव एआई तक आकर के पहुंचना है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लासेस, जितने भी हमारे होंगे। तो एक आइडिया आपको पता रहेगा कि भाई अगर आप कहीं पे एआई पे अप्लाई करते हैं, या एक एक चीज मैं आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई किया। वैसे एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको पहले, विदाउट हैविंग अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, there most probably a less chances that you could be a part of data scientist team in any XYZ new companies. आप अगर इंटरनली किसी कंपनी में हो और वहां पर आप एमएल इंजीनियर पे काम कर रहे हो, आप डेटा साइंटिस्ट इंटरनली प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। आप डेटा एनालिस्ट हो, बहुत कम चांसेस है कि आपको न्यू कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट मिलेगा, मिल सकता है, चांसेस कम है, ठीक है। मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर समझ जाना सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उस कंपनी में, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी डेटा साइंटिस्ट की अगर मैं जॉब उठाऊं, चलिए मैं लिंक्डइन ओपन कर लेता हूँ, ये ज़्यादा मेरे लिए रेलेवेंट रहेगा, ठीक है। एक तो डेटा साइंस मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है, और एक मैंने एआई एमएल डेवलपर ओपन कर लिया है, राइट। शो क्यों नहीं कर रहा है मुझे कुछ भी? साइन इन करना पड़ेगा क्या? ठीक है, मेरे को डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, पहले से जुड़ा हुआ है क्या मेरे से ये? चलिए भाई, इधर देखिए, सीक्वल, पाइथन आदि ये सब मैं फर्स्ट क्लास में इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में आपको ना आइडिया हो कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। ये सब हमें पहले दिन ही पता होना चाहिए, हमें ये सब पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हमारी पढ़ाई होगी वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग होगी, ट्रेंड से हटके नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस लॉजिक, आपके बिजनेस प्रॉब्लम को कोड लॉजिक में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। अब देखिए, डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर लिखा, पहले ही इस बंदे ने सामने एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट रख दिया। आपको पता है मोस्ट ऑफ द केस में आप ये फुलफिल नहीं कर पाओगे, ठीक है, राइट। लेकिन क्या फुलफिल आप कर सकते हो? भाई ये फुलफिल नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, ये तो फुलफिल कर सकते हैं। नॉलेज एज से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। नॉलेज आप किसी भी एज में ले सकते हैं अगर एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है तो। अब नर्सरी क्लास के बच्चे को मैं नहीं सिखा सकता ये, ठीक है। तो पाइथन, टैबलू, एनालिटिक्स हो गया आपका, ठीक है भाई। कुछ इशू चल रहा है ना, इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, राइट। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास हम उधर ही कहीं अरेंज करें, ठीक है। इसी में कर लो ना श्रेय, लैपटॉप में ही, इसी में चल रहा है, ठीक है। तो सीक्वल हो गया, राइट। ऑफ मीटिंग ही कट कर लो, हाँ। देखिए भाई, इधर देखिए, मैंने कल भी बोला था कि ज्यादातर डिप्लॉयमेंट हमारा क्लाउड बेस्ड हो चुका है। और एमएल का जब हमने प्रोजेक्ट क्लोज किया था तो हमने क्या बोला था कि लास्ट हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट एडब्ल्यूएस पे करके देखेंगे। और ये मैंने कहा था ये काम हम 2 बार ना करके एक ही बार कर लेंगे जब एआई का इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसी टाइम में आपको मैं S3, एथीना और ग्लू के बारे में बता दूंगा, ठीक है। S3 हमारा पर्टिकुलरली यूज होता है, हमारा जो भी डेटा को हमें स्टोर करना है, ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में डेटा स्टोर करने के लिए हमारा S3 बकेट्स होता है, ठीक है। काइंड ऑफ मान लीजिए ड्राइव जैसा है, जहां पर आप सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं, आप दुनिया जहाँ का कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ,
अब S3 इस पे काम करने के लिए ना मेरे पे 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो मैं AWS का वेबसाइट यूज करूं तो मैं वर्क करूं, जाके कर सकता हूं, क्लिक करना है, मैनुअली काम करना है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं CLI काम करूं। CLI मतलब कमांड बेस पे जो ब्लैक स्क्रीन आएगा, कमांड्स लिखूंगा, उस पर मैं वर्क करूंगा। बहुत ईजी अप्रोच होता है, रटना कुछ नहीं होता, सारे फिक्स कमांड्स होते हैं, ठीक है। तीसरा अप्रोच होता है कि मुझे पाइथन आता है, मैं पाइथन के साथ AWS को कनेक्ट कर सकता हूँ। बोटो 3 मॉड्यूल होता है मेरा लाइब्रेरी, सारा एक्सेस है उसके पास, सारा AWS के मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जितने हैं सारा एक्सेस है। मॉड्यूल बनाया ही अमेजोन की तरफ से गया, ठीक है, तो कोई इशू नहीं आने वाला उसका। ट्रस्टेड मॉड्यूल है, क्योंकि सारा आप API उसी में लिख के रखते हैं, पासवर्ड उसी में लिख के रखते हैं, तो ट्रस्टवर्दी मॉड्यूल्स है आपका। तो मैं पाइथन के थ्रू इन सबको चला सकता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर हम पे टाइम रहे तो ये मैं बताऊं आगे जा करके, ठीक है, क्योंकि जब आप लास्ट अप्लाई करोगे तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। डिप्लॉयमेंट ज्यादा आना चाहिए एज कंपेरेटिवली टू डेवलपमेंट, ध्यान रखना, क्योंकि डेवलपमेंट आप तुरंत जा करके नहीं सीख सकते। डेवलपमेंट आप टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन किसी दूसरे का बना हुआ प्रोजेक्ट तुरंत जाकर के डिप्लॉय करना पड़ सकता है। कंपनी की पहले दिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, भाई वो बंदा ये काम करके गया, उसे डिप्लॉय कर दो, वो आप मना नहीं कर सकते, वो आपको पता होना चाहिए। और आपने भी फील किया होगा कहीं ना कहीं कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम में ही आपको डिप्लॉयमेंट के लिए बोल दिया होगा, है ना। डेवलपमेंट अलग है, वो टाइम टेकिंग है, वो आप सीखते रहोगे, करते रहोगे, लेकिन डिप्लॉयमेंट तुरंत आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है कि भाई पर्टिकुलरली, हाँ, अगर मुझे बिग डेटा पे काम करना है तो मुझे अपाची स्पार्क के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे कुछ ऐसे टर्म्स है जो हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये तो बस एक बंदे ने लिखा कि 6 से 8 साल का जो एक्सपीरियंस मान रहा है, बस मैं 2 लूंगा, एक मैं सीनियर डेटा साइंटिस्ट एक और ले ले रहा हूँ, ठीक है। ये समझने के लिए इनकी डिमांड क्या है, ठीक है। पाई स्पार्क की डिमांड है, AWS और गूगल की डिमांड है, हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP, और लिखा हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो AWS पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, ज्यादातर चांसेस यही है आपका। चलिए IBM का देखते हैं। IBM वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं। IBM वाले कह रहे हैं कि भाई आपको वेरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करना आना चाहिए। लार्ज में भी ऊपर की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, राइट। टेंसर्स पे आपको काम करना आना चाहिए, AI के मेथडोलॉजीज आपको पता होने चाहिए, लामा मॉडल पे आपको काम करना आना चाहिए, डिफ्यूजन पे, GPT पे, T5 पे। T5 आपका टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्टर होता है, राइट। ये सीखेंगे, ये सब मैंने मॉड्यूल्स में लिखा हुआ है। लैंग्वेजेस पे आपको काम आना चाहिए, टेंसर फ्लो हो गया, आपको फुल स्टैक एंड टू एंड आना चाहिए। देखिए अभी जस्ट आपके आने से पहले मैं बोल ही रहा था कि एक वेब डेवलपमेंट का भी आइडिया एक ML के लिए आजकल रिक्वायरमेंट पड़ गया है, उसे ML ऑप्स इंजीनियर्स बोलते हैं, जैसे एंड टू एंड सारी चीजें आती हैं। अब आपका डेटाबेस में भी आपको खाली SQL डेटाबेस से काम नहीं चलेगा, आपको NoSQL का भी आइडिया होना चाहिए। घबराओ मत यार, ये 6 से 8 साल के एक्सपीरियंस के बंदे की बात चल रही है, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, ठीक है। हाँ, अगर ऑफकोर्स कॉमन सी बात है, अगर ये सारी चीजें आप आइडिया लेकर के पहले से ही जा रहे हो तो आपके लिए प्रोसेस स्मूथ रहेगा, ठीक है। CI/CD पाइपलाइन, इनको पूरा डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए जो पूरा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट दोनों कर ले, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट वो पूरा एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट उसे दोनों आता हो, ठीक है। AI टेक्निक्स पता होना चाहिए। और इन सब में कहीं पर भी आप देख रहे हो ज्यादा डिटेल में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको मॉडल बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, राइट। अंडरस्टूड ये है कि वो तो मॉडल बना लेगा, और दूसरा अंडरस्टूड ये है कि बने बनाए फ्रेमवर्क्स होते हैं, मॉडल्स बने बनाए होते हैं, उन पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक मैं लास्ट देखता हूँ TCS का, फिर हम आगे अपने टॉपिक पे आते हैं, राइट। 7 से 10 साल का, ये वही है आपका हेडूप, ये सारे बिग डेटा के लिए एजाइल मेथडोलॉजीज, ये कंपनी में मैनेजमेंट के लिए आपको काम आना चाहिए। ML ऑप्स, डेटा ऑप्स, डेवऑप्स, ये जितने भी ऑप्स लिखे होते हैं, ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेशन प्लस डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट प्लस डिप्लॉयमेंट, दोनों आपको आना चाहिए, ठीक है, इन शॉर्ट, राइट। मेरे को 8 का 8 कैसे मैच करा दिया इसने। चलिए तो यहाँ पर हम मैं थोड़ा सा ना इसमें ये कर लेता हूँ, नौकरी में चले जाता हूँ। नौकरी में चले जाता हूँ, राइट। 8 का 8 कैसे मैच हो गया भाई, इनकी डिमांड कम है फिर। नहीं नहीं, मेरा नहीं यार, मेरा भी सारा क्लियर नहीं है। अगर मैं बात करूं तो डेवऑप्स मेरा ना, क्योंकि डेवऑप्स में मैंने डेवलपमेंट पे कभी मैंने ज्यादा उतना वेब डेवलपमेंट पे
जो कंपनीज में होते हैं, जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, उस लेवल पे काम किया है मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत काम किया हुआ, राइट। तो उसी के बेसिस मैंने लिखा होगा तो स्किल मैच हो रहा होगा, ठीक है। आपका डेटा ऑफ जैसे हमने काम किया हुआ है, अपाची, हडूप पे, स्पार्क पे, हाइप पे, इन सब पे काम किया हुआ है, राइट। ये सब इजी है, बिग डेटा पे है, हमारे बने बनाए सेट ऑफ कोड्स होते हैं, पाइथन आता है तो और थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन डेवऑप्स थोड़ा सा हमारे लिए इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं ना, ये उनके पर्सपेक्टिव से ज्यादा हो जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि सब कुछ एक ही बंदे से चाहिए, और यहाँ पर ये डेटा साइंटिस्ट में भी सीनियर ही हायर कर रहा होगा, राइट। तो इसीलिए इतना डिमांड रख लिया 7 से 10 साल में, और कॉमन सी बात है, 7 से 10 साल का बंदा ये भी नहीं जान रहा होगा तो फिर क्या ही फायदा, राइट। ठीक है, तो मैं इसके एक्सपीरियंस को कर देता हूँ आपके लेवल पे, ठीक है। ये थोड़ा ठीक है। तो अब आप 2 साल में भाई क्या ही डेटा साइंटिस्ट हायर करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं शो कर देता हूँ कुछ एक आध आपको। ये 11 दिन पहले का ही है, जुबिलेंट कंपनी, ठीक है। कंसल्टेंसी वाला है, ऐसी फर्जी होता है, राइट। हनीवेल, हनीवेल भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। अरे स्कूल में डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट आ रही है। अरे भाई इसमें तो अप्लाई कर ही सकते हो यार, है शिव नादर साहब के स्कूल में जाकर के। ये कौन सा स्कूल होगा? लेकिन नहीं, लेकिन अभी पढ़ाने पे अभी नहीं, अभी पहले कंपनी के काम पे फोकस करो, पढ़ाने का बाद में, ठीक है। पहले 1 2 3 साल कंपनी का कुछ आइडिया ले लो, उसके बाद कुछ झेल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए एज्योर की रिक्वायरमेंट आ गई, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, ओपन एआई पे काम करना आना चाहिए, सीक्वल कसम खत्म कहानी। बाकी इन्होंने क्या दे दिया, डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, नोड जेएस, एंगुलर जेएस पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आप ओवरऑल आइडिया लेके चलो, 3 4 महीने का रोड मैप प्लान करो, पैरेलली टाइम मिल रहा है तो जेंगो सीखो, डेवलपमेंट सीखो, और एमएल तो हमारा चल ही, ये एआई तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है भाई। अमनजीत, एक होता है हमारा नॉर्मल प्रोसेस ऑफ चैटबॉट बनाना, मैंने ये वेबसाइट शो भी किया था, ये वाला, ठीक है। आप लोग अभी आए नहीं थे तो हमने शो किया था, ठीक है ना। तो ये हमारा एआई पे ट्रेंड हो रखा है, राइट। एक होता है नॉर्मल चैटबॉट। नॉर्मल चैटबॉट आप लोग कोई भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, मतलब व्हाट्सएप बैंकिंग यूज करो, फोन बैंकिंग, उसमें ना सिलेक्टेड ऑप्शंस आते हैं, 1 2 3 4 5 6, बस। मतलब आपको सिलेक्ट करना है तो उन्हीं में से कोई होना चाहिए, उससे बाहर गया तो वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो ना एक फिक्स्ड आपका चैट सपोर्ट हो जाता है। हम ट्रेडिशनल चैट सपोर्ट बनाएंगे अभी, क्योंकि कंपनी में रिक्वायरमेंट ये भी पड़ जाती है, जिनका एआई का बजट नहीं है। लेकिन आजकल एआई का बजट, और लास्ट प्रोजेक्ट हम ये बनाएंगे भी कि चैटबॉट हम कैसे बना करके दे, बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हगिंग फेस मॉड्यूल का हमारा यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये बना करके देंगे, ठीक है। और अगर ये सारे हमारे अमनजीत, ये हमारे ट्रेडिशनल वे हैं ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग और एआई। भाई अगर मुझे ये पता करना है कि ये एक बेसिक सा फंक्शन है भाई हितेश, कि कोई आने वाला मैसेज जो है वो स्पैम है या आपका स्पैम नहीं है, तो हमने एक क्या बना लिया भाई अमनजीत, एक हमने लिस्ट बना लिया जिसमें सारे क्या लिखे हुए हैं, सारे स्पैम के क्या लिखे हुए हैं, ये क्या मेरे से प्रेस हो जा रहा है, सारे स्पैम के क्या है भाई हितेश, कीवर्ड्स हैं। कि जब भी कोई स्पैम होता है तो उसमें बाय नाउ, फ्री, विन मनी, ऑफर, डिस्काउंट, समथिंग कुछ ऐसा ही लिखा रहता है, ज्यादातर यही होता है, ठीक है। हमने यूजर से इनपुट में ले लिया मैसेज, ठीक है। हमने बोल दिया कि भाई एक काम करो, जितने भी ये स्पैम कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर फॉर लूप चलाओ। फॉर लूप चलाओगे तो हर एक आई के पास क्या होगा, फॉर कीवर्ड इन स्पैम कीवर्ड्स, यानी हर एक आई, आई यानी कीवर्ड, कीवर्ड के पास क्या होगा, ये सारे कीवर्ड्स होंगे एक एक करके। अगर ये किसी भी मैसेज में पाया गया, मैसेज को लोअर करके देख लिया, अगर ये किसी भी मैसेज में पाया गया तो वो ट्रू और फॉल्स की बात करेगा, यस या नो। और एनी फंक्शन का काम होता है कि अगर एक आध भी ट्रू मिल गया तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर ट्रू हो गया तो वो रिटर्न क्या कर देगा, स्पैम रिटर्न कर देगा, नहीं हुआ तो क्या रिटर्न कर देगा, नॉट स्पैम रिटर्न कर देगा। यहाँ पर एक मैसेज ले लिया बढ़िया सा, कॉन्ग्रेचुलेसन यू विन मनी नाउ फॉर फ्री, ये रन किया तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, स्पैम है। इसको आप मैसेज थोड़ा सा हटा दीजिए, यहाँ पर जस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन मैंने लिखा हितेश, ठीक है। तो क्या कह रहा है मुझे, नॉट स्पैम, राइट। यहाँ लिखा यू आर सिलेक्टेड फॉर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, ये रन किया तो क्या कह रहा है, नॉट स्पैम, ठीक है।
and if you clear you will win। क्या कह रहे हो? कौन सा वाला? फ्री वाला? क्यों गड़बड़ कर देगा? नहीं, वही तो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। खाली एक आध से बात नहीं चलेगा ना भाई। यहाँ मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? विन। यहाँ मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? विन। ठीक है, यहाँ विन मनी की बात चल रही है, यहाँ विन की बात चल रही है। अगर मैं फ्री लिख दूं तो ये स्पैम कर देगा। और यही तो समझाना है मुझे। ये है ट्रेडिशनल वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग। इफ एल्स यूज करके हम कर रहे हैं कि भाई जब से फ्री मिले तब तक आप उसे देखिए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये बोला आप सेकंड राउंड के लिए हो गए हो, अगर आप क्लियर करोगे 100 रुपये मिलेगा। फिर उसे फ्री मिल गया घुमा फिरा के लास्ट में, तो उसने स्पैम उसे डिक्लेयर कर दिया, राइट। और बिल्कुल सही बात कह रहा है कि एचआर कभी कभी लास्ट में लिख देता है फील फ्री। ठीक है, फील फ्री टू फर्दर कॉन्टेक्ट, राइट। ये तो फील फ्री एक हमारा पर्टिकुलरली वो आ गया, कोई कंपनी आ गई, लेकिन ऐसा लिखा रह जाता है हमारा। तो ये ट्रेडिशनल वे है ना भाई, ये तो रिजेक्ट होना ही है। पहले यूज होता था, ऐसा ही होता था। ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, आप अभी भी बेसिक प्रोग्रामिंग यूज करके जितना ज्यादा सोच सकते हो इफ एल्स लगा करके, उतना ज्यादा आप अपना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम बना सकते हो, जितना ज्यादा सोच सकते हो। ठीक है, कि फील फ्री में अगर फील फ्री एचआर लिखा हुआ है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, ये इग्नोर कर देना। ठीक है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा। एआई यही तो नहीं है, एआई रिवर्स अप्रोच पे काम करता है। वो ये जान लेता है कि अगर यहाँ फ्री लिखा है और फ्री लिखने के बावजूद भी ये स्पैम नहीं है, तो अगली बार अगर इस सेंटेंस जैसा कुछ फ्री लिखा आएगा तो वो तब भी स्पैम नहीं होगा। वो इस तरीके से काम करता है, राइट। दोनों में डिफरेंस है वहां पर हमारा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई? जैसे मैंने बोला और भाई पी लिया, ठीक है। और उसमें बस एक पानी वर्ड जोड़ दिया, और भाई पानी पी लिया, तो पूरा सेंटेंस ही आपका हल्का सा चेंज हो जाएगा, राइट। वर्ड तो वही हमारा जा रहा है कि नहीं है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है हमारा, राइट। ये हम बना के देखेंगे, एक हम ट्रेडिशनल चैटबॉट बना के देखेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे कि हम एक बैंकिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सके। उसके बाद यही सेम चीज लास्ट में चैटबॉट से बनाएंगे। ठीक है, देखिए भाई, हमने साइकिड लर्न का यूज करके, अमन जी इतना आपको आता होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने साइकिड लर्न से हितेश हमने बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल इंप्लीमेंट किया हुआ है, राइट। एक्स हमारा कौन सा डेटा है? ये एरे है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ ब्रैकेट के ब्रैकेट में क्यों पास किया इसे? क्योंकि 2 डायमेंशनल डेटा होता है, हमें याद है कि नहीं याद है ना। 2 डायमेंशनल डेटा हम पास करते हैं। वाई हमारा क्या टारगेट है? ठीक है भैया मंजीत, ये आप ये पढ़ लो कि ये नंबर ऑफ स्टडी आवर्स है और ये इतने मार्क्स आते हैं। जस्ट एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जबकि दोनों ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक्स इनपुट डेटा पॉइंट है जिन्हें हम फीचर्स कहते हैं, और ये वाई हमारा आउटपुट डेटा पॉइंट है जिन्हें हम टारगेट्स कहते हैं, या टारगेट कहेंगे, टारगेट्स नहीं टारगेट। और एक और अच्छी बात पता है क्या है? मशीन लर्निंग आपका जब मल्टीपल टारगेट्स पे काम करता है, कभी आपने देखा है कि वो न्यूमेरिकली अलग अलग वैल्यूज बता रहा हो, एक से ज्यादा बता रहा हो? अभी तक हमने जितना भी मशीन लर्निंग का मॉडल बना है, कौन कौन कनेक्ट है ऑनलाइन भाई? आपका कौशल, राहुल, राहुल जी, युगल भाई, कभी आप लोगों ने देखा कि हमने डबल वैल्यू प्रिडिक्ट किया हो मशीन लर्निंग के मॉडल से, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है? बताइए राहुल जी। नो सर। नो। लेकिन यहाँ पर जब हम न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करते हैं, डीप लर्निंग पे काम करते हैं, हम एक से ज्यादा वैल्यूज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो एक होता है हमारा यहाँ पर सिंगल वैल्यू प्रिडिक्शन पे काम करना, और एक होता है मल्टीपल वैल्यू प्रिडिक्शन पे काम करना। किस पे काम करना? मल्टीपल वैल्यू प्रिडिक्शन पे काम करना। ठीक है, तो एक होता है मल्टीपल रिग्रेशन प्रॉब्लम और एक होता है मल्टीवेरिएट प्रॉब्लम। देखिए, स्पेलिंग आई थिंक सही होनी चाहिए। देखिए, मल्टीवेरिएट refers to more than one dependent variables and output भी
मल्टीवेरिएट तो हम जानते हैं, वेरिएट मतलब वेरिएशन हमारे, ठीक है। और मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल मेरा रिफर कर रहा है कि एक से ज्यादा मेरे प्रिडिक्टर्स हैं, मतलब वैल्यूज जो मेरे प्रिडिक्ट होंगे वो एक से ज्यादा प्रिडिक्ट हो सकते हैं। तो ये दो तरीके का रिग्रेशन प्रॉब्लम भी हमारा यहाँ पर आ जाता है, और इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डीप लर्निंग की जरूरत हमें पड़ जाती है, जो डीप न्यूरल नेटवर्क बना करके सॉल्व कर देता है। यहाँ पर अमनजीत एक ही आउटपुट प्रिडिक्ट होना है, ठीक है, बहुत ईजी है। लीनियर मॉडल ऐसे कॉल करते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है, उसे फिट कर देते हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर वो 6 घंटा पढ़ रहा है तो कितने मार्क्स आएंगे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, राइट। तो वो क्या कहेगा कि उसे 5.4 उसे वैल्यूज आना है, कोई डाउट तो नहीं। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन था सिंपल मशीन लर्निंग का यूज करके। अमनजीत यही टर्म अब हम री इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अभी न्यूरल नेटवर्क सीखा नहीं है, जस्ट कोड स्ट्रक्चर समझेंगे कि लिखते कैसे हैं। इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, सीक्वेंशियल मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, टेंसर फ्लो का यूज करेंगे, केरास का यूज करेंगे। और केरास में मुझे हिडन लेयर्स बनाने होते हैं। हिडन लेयर्स मतलब एक एक न्यूरॉन्स के लेयर्स बनाने होते हैं मंजित। कल मैंने शो किया था ना डीप न्यूरल नेटवर्क्स में। ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे हिडन लेयर्स हैं। हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3, हिडन लेयर 4। कोई डाउट तो नहीं, अमनजीत क्लियर है। और हर एक बबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो ये लेयर में ऐड करके हम पर्टिकुलरली बोलते हैं कि मुझे एक सीक्वेंशियल मॉडल बनाना है, एक डेंस लेयर बनाना है। क्या बनाना है, एक डेंस लेयर बनाना है। ये हम आगे सीखेंगे, जस्ट ये एक मैं इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, अभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। केरास के अंदर क्या नाम है मॉडल का, सीक्वेंशियल मॉडल। उसके अंदर मैं कौन सा एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, डेंस लेयर ऐड कर रहा हूँ। कितना न्यूरॉन ऐड कर रहा हूँ भाई, कितना ऐड कर रहा हूँ मंजित, एक। क्यों, क्योंकि एक ही न्यूरॉन तो काफी है भाई इसको प्रेडिक्ट करने के लिए। ये लाइन जब चलेगा, देखिए जब आप पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल जब आप मशीन लर्निंग यूज कर रहे थे तो दो फॉर्मूला आता था, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में दो वैल्यूज आते थे, क्या, एक तो m और एक c आता था। x तो आपको पता ही होता था। उस पूरे को रन करने के लिए इक्वेशन तो एक ही बनती थी ना। अरे तो जब इक्वेशन एक बनेगी तो यहाँ पर भी एक न्यूरल नेटवर्क एक ही तो इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर अगर एक वैल्यू प्रेडिक्ट करना है तो मुझे एक न्यूरॉन काफी है ना मेरा, वो रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों भाई कौशल, यस या नो, कौशल कनेक्ट है कि नहीं है, अर्जुन, अर्जुन कनेक्ट नहीं है आज। यस सर मैं कनेक्ट। हाँ, एक न्यूरल मेरा यहाँ पर काफी है। ये जैसे हम एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, इनपुट पे शेप कैसा आ रहा है, क्योंकि एक सिंगल एक्स डेटा पॉइंट जा रहा है मेरा, एक से ज्यादा होता तो हम शेप इसका इंक्रीज कर देते। ये मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। मॉडल को यहाँ पर कंपाइल करना मतलब ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग देना में दो चीजें काम की होती है, ये सब हम आगे इन डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट मैं वन गो में अभी बता रहा हूँ। एक होता है कि आप ग्रेडियंट डिसेंट कौन सा यूज करेंगे, लर्निंग किस तरीके का होना चाहिए। हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था ना, ग्रेडियंट डिसेंट कर्व बनता है, स्टेप बाय स्टेप हमारे लर्निंग्स होते हैं। आप एमएल के लेक्चर्स ले लेना, मैं अप्रूव कर दूंगा, कौशल के कर दिए मैंने, उनको सारे रिकैप कर लेना, वरना थोड़ा तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब हमने कुछ टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, राइट। मीन स्क्वायर्ड एरर तो हमने पढ़ा हुआ है, राइट। ये हमारा क्या जस्टिफाई करेगा कि मॉडल में एरर हमारा मिनिमाइज होना चाहिए। मतलब हम मॉडल कंपाइल करने के टाइम में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्क्वायर एरर अपना प्रिंट कर रहे हैं। क्यों प्रिंट कर रहे हैं, कि हम ये देखना चाह रहे हैं हर एक आइट्रेशन में कितना एरर बना। जब पहली बार ये ट्रेनिंग लेगा तो ऑफकोर्स इसका एरर क्या होगा मंजीत, सबसे ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ईपॉक का मतलब होता है कि आप उसकी फर्दर कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें W एडजस्ट करना होता है। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। पहली बार ट्रेनिंग करी, रैंडम W गया, W मतलब वेट गया, और उसने कुछ प्रेडिक्ट किया, गलत प्रेडिक्ट कर लिया। वापिस आपने चेक किया, क्योंकि आप पे तो डेटा है ना कि भाई जब 1 इनपुट जाता है तो 1 आउटपुट आता है। 1 इनपुट जाने पे 4 आउटपुट क्यों आ रहा है, मतलब गलत ट्रेनिंग है। गलत ट्रेनिंग है तो वेट को एडजस्ट करो, वेट एडजस्ट करो तो रीट्रेनिंग करो, और रीट्रेनिंग के प्रोसेस के लिए हम यहाँ ईपॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईपॉक्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कितनी बार रीट्रेनिंग करनी है उसकी, 500 टाइम्स रीट्रेनिंग करनी है। हाँ बोलिए, इपॉक्स मतलब क्या कह रहे हैं भाई कौशल, नंबर ऑफ आइट्रेशन। हाँ, नंबर ऑफ आइट्रेशन की बैक ट्रेनिंग मुझे कितनी करनी है, ठीक है। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, कितने इपॉक्स चलाने हैं मुझे। ध्यान रखना, एक अगर यहाँ इपॉक की वैल्यू 1 लिखी है तो ये एक बार में पूरा मॉडल कंपाइल हो रहा है। अगर इपॉक की वैल्यू 2 लिखी है तो मतलब ये 2 बार न्यूरल मॉडल बना रहा है, और दोनों में चेक कर रहा है बेस्ट मॉडल कौन सा, और ऑफकोर्स सेकंड आइट्रेशन वाला बेस्ट होगा।
फिर तीसरा इपॉक मतलब तीसरा आइट्रेशन, चौथा इपॉक मतलब चौथा आइट्रेशन। लेकिन इसे आइट्रेशन हम कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में बैक ट्रेनिंग होता है कि तीसरे आइट्रेशन में जो गलती करी वो चौथे आइट्रेशन में गलती ना करे। इसीलिए इन्हें आइट्रेशन ना बोल करके एक नया ही टर्म दे दिया, इपॉक्स। इपॉक्स का मतलब है इतने इपॉक्स रन करने, इतनी बार फर्दर ट्रेनिंग करनी है मुझे, इतने आइट्रेशंस मुझे रन करने इसका। ठीक है, जितना ज्यादा इपॉक्स होगा उतना अच्छा मॉडल बनेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि 40-50 हजार इपॉक्स डाल दो? नहीं, क्योंकि भाई ट्रेनिंग ही करते रहोगे क्या, मॉडल भी तो बन के बाहर आना चाहिए। चलिए अभी मैंने कितना लिखा भाई अमनजीत? 5 इपॉक्स ये रन किया, पहला इपॉक, दूसरा इपॉक, कितना टाइम, 1 सेकंड भी टाइम नहीं लिया। पहली बार में लॉस क्या था मेरा, दूसरे में लॉस क्या हुआ मेरा भाई, कम हुआ कि नहीं हुआ, मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ। तीसरे में लॉस क्या हो रहा है मेरा, कम हो रहा है। अभी 5 इपॉक में मेरा लॉस थोड़ा सा कम हुआ, तो क्यों ना मैं इसे और ज्यादा लेकर के चलूं, यस या नो? 50 लेकर के चलते हैं। लॉस क्या हो रहा है और मेरा, 1 से भी नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले कहाँ लॉस 6 जा रहा था, मतलब 600 गुना लॉस हो रहा था मेरा। 6 जाने का मतलब 100% लॉस हो सकता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन ये 6 वैल्यू जा रहा है, मतलब 6 टाइम्स गलत प्रिडिक्ट कर रहा है वैल्यू। उसे प्रिडिक्ट करना था 2 इनपुट पे 3, तो वो प्रिडिक्ट कर रहा है 2 इनपुट पे 20। एक तरीके से एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूं मैं, जो कि एक प्रॉपर रॉन्ग प्रिडिक्शन है। इपॉक्स रन करेंगे तो हर इपॉक्स में क्या होगा, वो बेटर होते जाएगा। 50 इपॉक रन किया तो लॉस कहां से कहां तक हो चुका है आपका, 80 से कहां तक गिर चुका है, 76 तक गिर चुका है। और कम करेंगे इसे तो यहाँ पर मैंने बोल दिया 500 इपॉक्स चलाना। आपको पता है बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, बहुत, क्योंकि बहुत छोटा मॉडल है इसलिए जल्दी हो जाएगा। सोचिए यही अगर डीप न्यूरल नेटवर्क में मैंने 5000 न्यूरल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन दे दिया, 5000 न्यूरॉन्स, और मुझे पता है हर एक न्यूरॉन का हर एक अपना वेट है, और हर एक आइट्रेशन यानी एक इपॉक में 5000 वेट्स असाइन होने हैं न्यू, और मैंने बोल दिया 5000 आइट्रेशन रन कर दो, तो कितने आइट्रेशन बन गए, मतलब कितने वेट्स एडजस्ट करने हैं उसे, 5000 इंटू 5000। लेकिन जो वेट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके होते हैं वो दोबारा रीएडजस्ट नहीं होते, तभी तो हम टेंसर फ्लो और केरास को यूज कर रहे हैं। अगर ये काम हम स्क्रैच से करते तो हमें सारे के सारे वेट्स को रीअसाइन करना होता, जो कि एक चैलेंज हमारे लिए हो जाता। स्टार्टिंग में सबको बाय डिफॉल्ट वेट जाता है, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग सबका वेट मॉडल यानी मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाता है कि इनका वेट ये होना चाहिए, मतलब ये इतने काम का फीचर है तो इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? इसमें बैकएंड में हर एक में कोरिलेशन चेक होता है कि अगर y, जैसे मैंने कल अमिताभ बच्चन वाला बताया था ना, कि ये अगर अमिताभ बच्चन है तो मेन फीचर उसकी दाढ़ी नहीं है, मेन फीचर उसकी आईज पड़ रही है, तो आईज को ज्यादा वेट असाइन होगा। अब हाथ अगर मैं दिखा रहा हूँ फीचर में है तो अमिताभ बच्चन जी का ही, लेकिन वो उतना ज्यादा वाई से कोरिलेटेड नहीं है जितना आईज को रिलेटेड है, तो आईज को ज्यादा वेटेज मिलेगा कंपेरेटिवली टू हैंड्स का। हैंड अगर सलमान खान का भी लगा हुआ है तो भी वो अमिताभ बच्चन ही होगा, क्योंकि अगर चेहरा में आईज अगर अमिताभ बच्चन का जा रहा है, राइट? ठीक है भाई, तो 1 से लेकर के लॉस हमारा कहां तक गिरा है, 72 तक हमारा गिरा है। हमारा पर्पस होता है लॉस को मिनिमाइज करना और एक्यूरेसी को इंप्रूव करना। ठीक है, आप कभी भी जीरो लॉस अचीव नहीं कर सकते। जीरो लॉस अचीव करने का मतलब है मॉडल आपका बहुत ज्यादा ओवरफिट हो गया है। ओवरफिट का मतलब है कि आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर दी है, लॉस कितना आया है, जीरो आया है, और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने का मतलब है कि आपने मॉडल ये बना दिया। मैंने बताया था ना, सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिया आपने, ये कुछ इस तरीके से। ये वाला, ठीक है, देख रहे हैं भैया मंजीत? एक्चुअल मॉडल ऐसा होना चाहिए था, और मॉडल बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए हैं। और जरूरी नहीं है कि अगला डेटा पॉइंट ये जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो यहाँ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है मेरी। ठीक है, तो इसीलिए हम एरर भी जीरो नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा 22 अलग से हमें देना होता है कि इनकेस अगर एरर जीरो हो भी रहा है तो एक्स्ट्रा 22 हमारी तरफ से जाए, क्योंकि मॉडल में हमें बाइस एंड वेरियंस को कंट्रोल करना होता है। मतलब मॉडल ना तो बहुत ज्यादा ओवरफिट हो जाए, ना तो बहुत ज्यादा अंडरफिट हो जाए। ठीक है, ये हमारा ध्यान रखना होता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये एमएल के लिए था, ये एआई के लिए भी सेम चीज इंप्लीमेंट होगा। जितने भी स्कोर्स पढ़े, एक्यूरेसी स्कोर्स पढ़े, F1 स्कोर्स पढ़े, रिकॉल स्कोर पढ़े, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पढ़े, ये सब डीप लर्निंग के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम चीज। ठीक है अमनजीत, जब बेसिक
ML को इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो 6 इनपुट पे क्या आउटपुट आ रहा था? 5.4। और जब हमने ये केरास का यूज किया यानी न्यूरल नेटवर्क का यूज किया, भले ही एक न्यूरॉन बनाया न्यूरल नेटवर्क में, तो भी कितना आउटपुट आ रहा है मेरा? 6 इनपुट पे क्लोज 5.4 ही आ रहा है ना। तो इससे हमने क्या समझा? छोटा डेटा के लिए क्या बेस्ट निकल गया? ML। भाई तुरंत काम खत्म कर दिया उसने, लेकिन हमें डीप लर्निंग का अंडरस्टैंडिंग भी तो समझना था, राइट? तो इन शॉर्ट क्या समझे कि अभी तक आप जितना भी इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं वो ज्यादातर पॉसिबल है ANN का यूज करके। ये जो हमने मॉडल बनाया है ना, हमारा डीप लर्निंग 3 पार्ट में ब्रॉडरली क्लासिफाइड है, ANN, RNN और CNN। यहाँ पर हमने नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाए, जो कि एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क है। CNN इमेज के लिए, RNN हमारा सीक्वेंशियल डेटा के लिए। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कोई भी एरे डेटा, एरे का मतलब होता है कोई भी आपका टेक्सचुअल डेटा, उसके लिए हम RNN को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जब ANN का यूज करके हमने देखा तो हमने पाया कि हमारा बेसिक मॉडल कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर हमें ये वैल्यू प्रेडिक्ट करके हमें दे रहा है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। ये मॉडल हम खुद से भी बना सकते हैं स्क्रैच से, बस हमें कोडिंग करना पड़ेगा numpy का यूज करके और बेसिक पाइथन का यूज करके। ये प्रॉपर सारा मॉडल क्या आप री इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन कोर मैथमेटिक्स लगेगा, प्रॉपर numpy इम्प्लीमेंट होगा आपका, राइट? चलिए अब सारा खेल आ जाता है डीप लर्निंग के मॉड्यूल्स पे। बने बनाए सेट ऑफ मॉड्यूल्स हैं, इन सब को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रखिए कि इन्हीं का कहीं ना कहीं यूज पड़ेगा। आपने अमनजीत आर स्टार्ट किया था, बीच में छोड़ दिया फिर कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अगर आप आर डिसाइड करते हो तो ये सारा काम आपको आर के बेस पे समझना था। अगर आपने पाइथन डिसाइड किया है तो ये सारा काम हम पाइथन के कंटेक्स्ट में डिसाइड करेंगे और करेंगे, ठीक है। आर डेटा साइंटिस्टों की ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारा काम वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जितने भी मॉड्यूल्स हैं हमारे, वो पाइथन फ्रेंडली मॉड्यूल्स हैं। पहले यही सारे काम C++ में लिखे जाते थे, पहले यही सारे काम जावा पे कोड करके किए जाते थे, राइट? लेकिन जब से पाइथन ओपन सोर्स का इम्प्लीमेंटेशन और मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट के साथ ये सब यूज होना स्टार्ट हुआ, तो ये सारे कोड मॉड्यूल्स में कन्वर्ट होकर के पाइथन के साथ इंटीग्रेट हो गए। पहले स्क्रैच से हमेशा कोड बनता था, आपको अभी भी याद होगा ब्लू स्क्रीन आती थी, सी लैंग्वेज का कोड लिखा जाता है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कोड होता है, हैज इंक्लूड स्टूडियो एच। बंदा वहीं पर कंफ्यूज रहता है कि आगे मैं कोड क्या लिखूं, राइट? सी प्रोग्रामिंग में रटना स्टार्ट कर देता था, राइट? लेकिन जब से पाइथन आया तो उसने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया। अब पाइथन के बाद अगर आप सी को समझने जाओगे तो ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि रटोगे तो नहीं, भले ही नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझने का कोशिश करोगे, रटोगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, ये कुछ इस तरीके से रहता था, राइट? ठीक है। तो अब तो खैर उतना ब्लू स्क्रीन यूज नहीं होता, कॉलेजेस में आप चले जाओगे अभी भी चलता है कॉलेज का ही है, अच्छा। कॉलेजेस में चले जाओ तो अभी भी कहीं पे CRTs आपको मिल जाएंगे, मॉनिटर्स डिब्बे वाले, पता नहीं क्यों, कौन से जमाने में जी रहे हो सब गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, मैंने देखा अभी भी, राइट? खर्चा क्या है कि उनका फंड का इशू आ जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये सारे अब हमारा, अभी हम मॉड्यूल्स का देखेंगे क्या क्या हमारे बेसिक मॉड्यूल्स हैं। नंपाई, देखिए ये मैं ज्यादा आपको ना तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप ये रटिए पढ़िए, इनका यूज पढ़िए। बंदा कौन है, डेवलपर कौन है, वो हमें नहीं जानना, ठीक है, वो जान के भी कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। हाँ जान के ये कर सकते हैं, जिंदा है तो लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और क्या करोगे, राइट? यूजेस, जितना भी कॉम्प्लेक्स आपका मैथमेटिकल एनालिसिस है, अगर मुझे कोड के फॉर्म में पाइथन में इंटीग्रेट करना है तो मैं numpy ही यूज कर सकता हूँ। लिस्ट कॉन्सेप्ट वहां पर मेरा फेल हो जाएगा, ठीक है। आप बेसिक फॉर लूप चला करके काम नहीं कर सकते, आपको रिकर्सिव अप्रोच या numpy अप्रोच को समझना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल एरेज बनाने हो, मैट्रिक्स बनाना हो या मैट्रिसेस बनाने हो, ये सब आपका पॉसिबल है, एफिशिएंटली काम करेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बड़े बड़े कैलकुलेशन आपको करके दे देगा, ठीक है। टेंसर फ्लो के लिए, पांडास के लिए हमारा ये इनबिल्ट डेटा टाइप है, मतलब पांडास इसी पे बना हुआ है, टेंसर फ्लो इसी पे बना हुआ है, साइकिट लर्न के सारे मॉड्यूल्स इस पे बने हुए हैं, पाइटॉर्च के मॉड्यूल्स इस पे बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनली ये यूज हो रहा है सब में, इसलिए हमें numpy आना चाहिए, ठीक है। पांडास आप लोग जानते हो ऑलरेडी, राइट? डेटा स्ट्रक्चर के लिए
डेटा क्लीनिंग के लिए हमें वर्क करना हो, डेटा मैनिपुलेशन करना हो, तो इन सब के लिए हम पांडास का यूज करेंगे। मैटप्लॉटलिब आप लोग जानते ही हैं विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन हमने जो मैटप्लॉटलिब पढ़ा है ना, वो डेटा एनालिस्ट के पर्पज से हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब पढ़ा है, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट उसी मैटप्लॉटलिब को अलग कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को जब वो प्लॉट करते हैं कि रिपोर्ट्स कैसे आ रहे हैं, तो उस जैसे अब कोई डेटा साइंटिस्ट है, वो हेल्थ डोमेन में काम कर रहा है, तो वो जब चार्ट प्लॉट करेगा मैटप्लॉटलिब के, वो थोड़े अलग होंगे, उसका डोमेन अलग होगा, उसके प्लॉटिंग्स अलग होंगे, कोड भी इनफैक्ट थोड़े से अलग होंगे, जो हमने सीखा उससे थोड़ा सा अलग रहेगा हमारा, ठीक है। तो बेसिक प्लॉटिंग का काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा एडवांस और इंटरेक्टिव बनाना हो, अट्रैक्टिव बनाना हो, C1 यूज़ कर सकते हैं। साइकिट लर्न हम ऑलरेडी जानते हैं किसके मॉड्यूल के टॉप पे बना हुआ है, नमपाई साइपाई हमारा पर्टिकुलरली इसमें हम बैकएंड में साथ में यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स क्या है हमारा, API मॉडलिंग के लिए, प्रिडिक्शन के लिए और इवेल्युएशन के लिए। कैसे इंपोर्ट करना है ये बात हम ऑलरेडी ML के अंदर में हम जानते हैं। यहाँ से अब हमारा डिटेल में स्टार्ट होता है डीप लर्निंग का, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो था वो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके थे। टेंसर फ्लो जहां पर जब मैं टेंसर्स की बात करता हूं, ठीक है, तो टेंसर्स मेरा ना एरे डायमेंशनल डेटा को मुझे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे अगर पर्टिकुलरली मुझे टेंसर्स अगर मैं बोलूं, तो ये एरे फॉर्म ऑफ डेटा ही मेरा टेंसर्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। किसके लिए है, आपका पर्टिकुलरली डीप लर्निंग के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट। आप सर ML में, हाँ बोलिए, अरे क्या कह रहे हैं कौशल। टेंसर का मतलब तो 3 डायमेंशनल एरे होता है ना। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेंसर्स को यूज करते हैं। सिंगल हमारा क्या हो जाता है, 1D एरे। 2 डायमेंशनल हमारा तो 2D एरे रहता ही है, लेकिन थ्री और मोर डायमेंशंस के लिए हम टेंसर्स को यूज कर लेंगे। अब मोर डायमेंशन डेटा पे हमारा काम कुछ होता नहीं है। 4 डायमेंशनल डेटा पे आप क्या काम करोगे, राइट। क्योंकि जब हम 3D डेटा पे काम कर रहे हैं, तो इमेज पे काम कर रहे हैं तो 3D की जरूरत पड़ सकती है, ऑडियो पे काम कर रहे हैं तो 3D डेटा की जरूरत पड़ सकती है, वीडियो पे काम कर रहे हैं तो 3D एरे की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये सब खुद 3 डायमेंशनल डेटा है। तो 3D एरे ना बोल करके उनको 3D मतलब ये टेंसर्स बोल दिया जाता है। तो वही एरे का जब हमें इन डेप्थ एनालिसिस करना हो, तो ये टेंसर फ्लो पे हमें वर्क करना होता है। और ये टेंसर फ्लो वही हमारा गूगल की तरफ से हमारा इनबिल्ट मॉड्यूल्स है, जो हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, डीप लर्निंग के मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। नहीं, हम 2D एरे पे भी काम करेंगे। हाँ भाई, 4D एरे आपका कौन सा इमेज डेटा आपका 4D एरे होगा। नहीं नहीं, 4D आपका ना मैथमेटिकल तो सब पॉसिबल है, मैथमेटिकली सब पॉसिबल है। अगर मैं 4D आपको यहाँ पर खैर इमेज तो समझ पाओगे नहीं। 4 डायमेंशनल बोला जाता है, हाइपोथेटिकली टाइम को बोला जाता है, हाइपोथेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं है टाइम, ठीक है। 4 डायमेंशनल डेटा 4 डायमेंशनल बोला, जैसे 1D को एक डायमेंशन एक्सपेंड कर दोगे तो 2D हो गया, 2D का एक डायमेंशन बढ़ा दोगे तो 3D हो गया, 3D का एक डायमेंशन बढ़ा दोगे तो 4D हो जाएगा, लेकिन वो अनइमेजिनेबल है, आप इमेजिन नहीं कर सकते उसे। तो आप लोगों ने जो मार्वल मूवी देखा है ना, एक्चुअली टेसेरेक्ट को 4 क्यूब बोला जाता है, 4 डायमेंशनल डेटा बोला जाता है, हाइपर क्यूब बोला जाता है इसे। क्यूब को एक डायमेंशन एक्सपेंड कर दो तो क्या बन जाएगा, प्लेन का एक डायमेंशन एक्सपेंड करोगे तो हाइपर प्लेन, क्यूब का एक डायमेंशन बढ़ाओगे तो ये टर्म दे दिया गया हाइपर क्यूब। ये दिखता कैसा नहीं समझ पाओगे, देखो ये भले ही आपके सामने इमेज आ जाएगा, लेकिन ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे ये चल क्या रहा है, ये 3D ही लग रहा है। मतलब 4D को दिखाने के लिए हम 3D कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये आपका मैथमेटिकली प्रूवन है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अगर आपका फिक्शनली एग्जिस्ट करता भी है, तो मार्वल्स की मूवी में इसी को टेसेरेक्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। यही टेसेरेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करके वो टाइम ट्रेवल अपना करते रहते हैं, राइट। क्योंकि कहीं हाँ, स्पेस एंड टाइम को ट्रेवल करते रहते हैं, देखा होगा आपने। जो ऑडिन ऑडिन नाम होता है उनके फादर का, है ना। उन वो जब, और वो जो बंदा होता है गेट पे बैठा होता है, उसका क्या नाम होता है, हेमडाल, है ना, हेमडाल होता है ना। वो कहीं भी भेज सकता है यूनिवर्स में, किसी को भी, क्यों भेज सकता है, उसके पास स्पेस और टाइम के बीच का रूट उसको, राइट, उसके पास एक्सेस है। क्यों एक्सेस है, क्योंकि उसके पास 4th डायमेंशन का एक्सेस है। 4th डायमेंशन वो जो दिख नहीं रहा है किसी को, लेकिन उसके पास एक्सेस है। तो ये कहीं ना कहीं वो उस सेंस में रिलेट कराना चाह रहे थे उस मूवी में, ठीक है। हमने तो मतलब एज अ इंटरेस्ट के फॉर्म में उसे देख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे कॉन्सेप्चुअल कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग होगा।
लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप इमेजिन नहीं कर, बस इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी टफ है विजुलाइज करना, हाइपर प्लेन भी विजुलाइज करना टफ है, इसलिए मैथमेटिकली इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्यूब ऑफ क्यूब, हाइपर क्यूब। तो कौशल ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा कि हमारा 3 डायमेंशनल डेटा हमारा टेंसर्स को यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट करेगा 3 डायमेंशनल एरे, डेटा मतलब एरे को, ठीक है। केरास हम यूज करेंगे। केरास क्या है कि पहले एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज होता था, केरास हम अलग यूज करते थे। तो जब से टेंसर फ्लो आया तो ये पर्टिकुलरली टेंसर फ्लो का ही पार्ट बन चुका है, कौन, केरास। तो अब अगर मैं इंपोर्ट भी करता हूं तो देखिए यहाँ पर हम टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करते हैं ना, तो केरास मेरे को यहाँ पर इसी के अंदर मिल जाएगा, फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट केरास। पहले ये अलग से मॉड्यूल था, अब क्या है कि ये इसका इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तो अब ये चैलेंज नहीं है, अब दोनों का यूज करके हमारा पर्पस क्या है कि हमारा डीप लर्निंग का मॉडल और ज्यादा कॉन्साइज हो जाए, राइट, और ज्यादा बेटर हो जाए। उसके बाद आपका फेसबुक की तरफ से पाईटॉर्च, किस चीज के लिए, AIML के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट। इन सब का खुद का LLM मॉडल्स बना हुआ है गाइस, इन सब का गूगल का LLM मॉडल्स है, माइक्रोसॉफ्ट का LLM मॉडल्स है, ओपन AI का तो है ही, फेसबुक का LLM मॉडल्स है। LLM मॉडल्स मतलब इन्होंने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेंड करके रख दिए हैं, आपका काम है उनसे API के लिए पैसा देना, फ्री में यूज करना है तो फ्री में यूज करिए जितना एक्सेस उन्होंने दिया है, वरना पैसा पे करिए। और ट्रेंड मॉडल यानी उस ब्रेन को यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डालिए वो बदले में आंसर देगा। और उस ट्रेंड ब्रेन को यूज करके आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट बनाइए, वो बना बनाया ट्रेंड ब्रेन उन्होंने आपको दे दिया, जिसके लिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया उन्होंने, राइट। तो इसके लिए आपको मतलब पर्टिकुलरली जीपीयूज, अब देखिए टीपीयूज हो गया, टेंसर प्रोसेसर यूनिट्स होते हैं आपके, राइट। टीपीयूज का काम ही है कि मतलब वो मैथमेटिकली बहुत ज्यादा हाई कैलकुलेशन परफॉर्म करने में आपको हेल्प करेंगे। टेंसर प्रोसेसर यूनिट है, राइट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर आपका यूनिट है। जीपीयू का काम है जो ग्राफिक को प्रोसेस करने में आपको हेल्प करे, यानी ये आपके कंप्यूटेशनल पावर को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देगा। आगे जाकर के एनपीयू पे काम हो रहा है, न्यूरल प्रोसेसर यूनिट पे, राइट, वो भी आपको इनहेंस करके देगा। तो कहीं ना कहीं इन सब का मेजर वर्क ही है कि आपको इम्प्लीमेंट करके देना डीप लर्निंग के मॉडल्स को और एमएल को। साइपाई पे काम होता है, साइंटिफिक पाइथन है, मेन आपका पर्पस है इसका मैथमेटिकली और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। साइंटिफिक जब हम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं अपना मॉडल, तो अमनजीत हमें साइपाई की मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। भाई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गया है कि ये सब पढ़ना पड़ेगा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना, ये सब एक आइडिया लेते हुए चलना है हमें, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया। भाई आपका मॉडल बेस्ट है, उसको कैसे प्रूफ करोगे, बार बार सबके आगे प्रिडिक्ट करके थोड़ा ना बताओगे देखो प्रिडिक्ट कर रहा है बेस्ट है, नहीं, उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करने पड़ेंगे। भाई कोविशील्ड सबको वैक्सीन लगा, अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उसकी अलग बात है, लेकिन कुछ तो टेस्टिंग हुआ होगा उसका, साइंटिस्टों ने प्रूफ तो किया होगा कि ये हाइपोथेटिकली ये मेरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये पास हो रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर नल हाइपोथेसिस हो गया, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। इस बार हम अपने AI डीप लर्निंग के मॉडल में इनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम जो अपना मॉडल बना रहे हैं यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये मॉडल हमारा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, और इसके लिए अब इस मॉडल को हम मास लेवल पे डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बहुत स्टार्टिंग में नाम लिया था मैंने हगिंग फेस का, याद होगा। फ्यूचर में अभी हम इनका यूज करेंगे, फ्यूचर मतलब अभी हम क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस में, ये तो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। इसके अंदर हमारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। अमन जी ट्रांसफॉर्मर्स का मतलब है ऑलरेडी ट्रेंड नेचुरल लैंग्वेज मॉडल्स हैं। नेचुरल लैंग्वेज मॉडल्स का मतलब है कि ये पूरे डेटा पे ट्रेंड है नेचुरली, जितना इंग्लिश का आप सोच सकते हो, पॉजिटिव डेटा, नेगेटिव डेटा, गलत डेटा, सही डेटा, ऑक्सफोर्ड का डेटा, वर्ड का डेटा, मीनिंग का डेटा, सब डेटा पे ट्रेंड है, राइट। इसका यूज कर लेते हैं हम सेंटिमेंटल एनालिसिस करने में। ट्विटर में किसी बंदे ने ट्वीट किया, वो पॉजिटिव ट्वीट नहीं था, वो नेगेटिव ट्वीट था, वो आपका मॉब लिंचिंग वाला ट्वीट था, वो आपका भड़काऊ भाषण वाला ट्वीट था, तो वो तुरंत ट्विटर को पता लगना चाहिए ना, या 10 दिन बाद पता लगेगा, यस या नो, तुरंत पता लगना चाहिए, सो दैट वो उस ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड ना हो पाए, 1 मिनट में 2 मिनट में वो पता लग जाए और उसके बेसिस पे वो ट्वीट आपका ब्लॉक कर दिया जाए, यही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उस ट्वीट में यूज तो वर्ड्स ही हुए होंगे, और आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो कोई दिक्कत थोड़ी ना, इंग्लिश में तो कन्वर्ट हो ही जाता है, राइट। और इंग्लिश में तो आपके बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर ट्रेंड्स हैं,
वो तुरंत आपको बता देगा कि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट का ट्वीट बंदे ने किया है या नेगेटिव का किया है, ब्लॉक करना है या इसे आगे प्रोसीड करना है। इंस्टाग्राम पे आप एब्यूजिव कंटेंट नहीं डाल सकते, देखा होगा। इंस्टाग्राम पे आप ऐसा एड प्रमोट नहीं कर सकते कि आओ पैसा कमा लो, कभी करके देखना, ठीक है। हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ, देखो वो मिल जाते हैं, बात सही है, मॉडल ट्रेनिंग फेज में चलता रहता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ग्लिचेस रहते हैं हमारे, राइट। कुछ एब्यूजिव वीडियोस हो गए या कुछ भी हमारे कंटेंट हो गए, कहीं ना कहीं वो बाईपास हो जाते हैं मॉडल से। भाई उन्हीं पे तो वर्क चल रहा है ना। सोचो पहले के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुका है, आने वाले टाइम में और इनहेंस हो जाएगा। तभी तो उन्होंने यूजर को फीडबैक दे रखा है कि भाई रिपोर्ट करो एब्यूजिव कंटेंट है। मॉडल से बाईपास हो गया है तो वो उसकी बैक ट्रेनिंग हुई ना, वो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट हो गया। आपने फीडबैक दिया, वो मॉडल को जाकर के बोलेगा कि आप उसे पॉजिटिव कंटेंट बता रहे थे, रिपोर्ट यूजर से आ रहा है और एक से नहीं हो रहा है, बहुत से आएगा तब होगा, तब जाकर के वो नेगेटिव कंटेंट कंसीडर होगा और अगली बार वो रिजेक्ट हो जाए होगा। आप एक बार बहुत बार बल्क में रिक्वेस्ट करो, अब्यूजिव कंटेंट आने ही आपको बंद हो जाएंगे। हाँ मतलब एक बात मैं बता रहा हूँ, एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ना कौशल, ये ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है। तो अगर हम चैटबॉट बनाएंगे तो कॉमन सी बात है, हम अपना तो भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ट्रेंड करने बैठेंगे नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कब है? जब हम कंपनी में काम कर रहे हो। क्योंकि एनवीडिया ये नहीं चाहेगी कि वो किसी दूसरे का मॉडल यूज करे, या फेसबुक ये नहीं चाहेगा वो किसी तीसरे का मॉडल यूज करे। वो तो ये चाहेंगे कि हमारा खुद का प्रोडक्ट हो। तो वहां आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वहां आपको स्क्रैच से काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी हमारे पास सिस्टम रिसोर्सेज उतने नहीं है। हाँ, हम बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जरूर सीखेंगे कि एनएलपी काम कैसे करता है। लेकिन जब एक बात प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट की आएगी, चैटबॉट मेकिंग की आएगी, तो हमें बिल्ट मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते ना तो मैं केरास यूज करूंगा, ना मैं टेंसर यूज करूंगा, ना मैं हगिंग फेस यूज करूंगा, मैं पाइथन से सब कुछ बनाऊंगा। तो भाई बहुत लेंथी प्रोसेस में फंसोगे फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट। फिर कहीं माइंड में ये आ गया कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पहले खुद का बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बनाऊंगा, तो वो फिर एक और अलग अप्रोच हो जाएगा, राइट, क्योंकि पाइथन भी तो किसी का आप यूज कर रहे हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन पे काम करना हो टेक्स्ट पे, आप लोग देखते हैं ना, समराइज कर दो भाई। आप चैट जीपीटी को बोलते हो इसे समराइज करके दे दो। तो ये सब हम अपने मॉड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। इनके एपीआईज को कॉल करना पड़ेगा, और एपीआई कॉल नहीं, पहले खुद का बनाना सीखेंगे फिर एपीआई कॉल करना सीखेंगे, क्योंकि एपीआई कॉल करना तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जस्ट ये एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। ये सब आगे सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर किसका है। जब भी ट्रांसफॉर्मर सुनने को मिले क्या समझ में आना चाहिए कि ये हगिंग फेस का है। हगिंग फेस में से पाइपलाइन निकालो, पाइपलाइन में बोलो हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस। क्या सेंटिमेंट है कि आई लव यूजिंग हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर, ये कैसा सेंटिमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है भाई अमनजीत? पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है? पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आई हेट यूजिंग हगिंग फेस फेस ट्रांसफॉर्मर, तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। अब आप कह सकते हैं कि सर वो तो बैकएंड में हो सकता है, वही स्पैम वाला कुछ चेक करो, नहीं, वो स्पैम लेवल पे ट्रेड नहीं है, वो डीप लेवल पे ट्रेड है आपका। वो उतने छोटे में आपका मिस नहीं करेगा, ठीक है, गलती नहीं करेगा। ये फास्ट एपीआई नहीं है गाइस, ये फास्ट एआई है, ध्यान रखना। फास्ट एपीआई आपका वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन का फ्रेमवर्क है, और ये फास्ट एआई आपका डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन का फ्रेमवर्क है, जो कि पाईटॉर्च के बेस पे बना है। पाईटॉर्च यानी फेसबुक के उस मॉड्यूल के बेस पे आपका बना हुआ है, क्योंकि पाईटॉर्च या टॉर्च मॉड्यूल आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डीप लर्निंग के टास्क करने हो, कंप्यूटर विजन पे काम करना हो, एनएलपी पे या टेबुलर डेटा पे, तो मैं फास्ट एआई पे काम कर सकता हूँ। ये कुछ इसके हमारे कोड इस तरीके से हमें फॉर्म, ये सब हम देखेंगे आगे, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब अपाची का तो नाम सुना होगा, अभी मैंने वर्ड यूज किया था अपाची स्पार्क, हडूप का वर्ड मैंने यूज किया था, राइट। पाई स्पार्क मैंने यूज किया था। तो ये पाई स्पार्क हो गया या एमएक्स नेट, ये अपाची कंपनी के थ्रू हमें मिल जाता है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इन सब ने डिटेल में बना रखा है भाई। इन सब का अपना खुद का ट्रेंड मॉडल है, हम इन सब का यूज कर सकते हैं और मॉड्यूल्स को यूज करके अपना मॉडल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी जीपीयू और मल्टी मशीन्स या मल्टी पैरेलल प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट आपका करते हैं। जैक्स आपका जो है पर्टिकुलरली
गूगल की तरफ से है, राइट। और ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या पैरेलल कंप्यूटिंग हो गया, या पैरेलल वेक्टराइजेशन हो गया। तो इन सब के लिए हम पर्टिकुलरली, मतलब इन शॉर्ट, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए डीप लेवल पे मैं इसका यूज कर सकता हूँ, जैक्स मॉड्यूल का, ठीक है। राइट लाइक दिस, देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या यूज हुआ, एक मैथमेटिकल ग्रेडियंट कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर यूज हुआ है। पाई टॉर्च लाइटिंग, ये पाई टॉर्च का ही आपका कॉम्प्लेक्स वर्जन आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी से और ज्यादा हाई लेवल ऑफ रिसर्च आपका मॉडल हो जाएगा, ये भी हम आगे यूज कर सकते हैं। हगिंग फेस मैंने आपको बता ही दिया है। डीप कैम मॉड्यूल, डीप कैम आपका ना पर्टिकुलरली यूज किया जाता है एक हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड फिक्स है, ये ड्रग डिस्कवरी के लिए। ड्रग डिस्कवरी ना सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग फील्ड है एआई का, क्योंकि ड्रग डिस्कवरी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चेक करने होते हैं, और वो एक एक केमिकल कंबाइन करके चेक नहीं किए जा सकते। उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे बैकएंड में एआई का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे बोला भाई अमनजीत, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इन चारों को मिलाओ इतने इतने ग्राम, क्या बन सकता है? नहीं आइडिया। अगर केमिस्ट्री हमने डिटेल में पढ़ा होगा तो भी हमें फॉर्मुलेट करने में लग जाएगा, लेकिन यही चीज अगर हम अपने एआई मॉडल को देंगे तो वो हमें बता देगा कि क्या केमिकल हमारा पोर्शन बन सकता है, और ये इससे पहले बना है, अगर बना है तो किस चीज में यूज हुआ था, किस पर्पज के लिए यूज हुआ था। तो कहीं ना कहीं ड्रग डिस्कवरी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारा डीप कैम मॉड्यूल, अगर हम पर्टिकुलरली उसी डोमेन पे अगर हम काम करते हैं। तो ये सब आपको ना मॉड्यूल्स याद होने चाहिए भाई। एनएलपी पे एक हमें काम करना है तो हगिंग फेस है, या हमारा स्पेस, ये स्पेसी मॉड्यूल है हमारे पास, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्री मॉड्यूल है ये सारे, क्या है जितने भी मैंने मॉड्यूल्स लिखे हैं ये सारे क्या है, ओपन सोर्स हमारे फ्री मॉड्यूल्स है। किसी के लिए भी हमें कुछ भी पे नहीं करना है, बंदों ने बना के पहले से हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इमेज प्रोसेसिंग के भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। अगर मुझे फ्लावर को क्लासीफाई करना है तो मुझे स्क्रैच से फ्लावर पे ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी बने बनाए मॉड्यूल है। अगर मुझे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पे प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे स्क्रैच से नहीं बनाना है, बने बनाए मॉड्यूल्स हैं। ऑल्दो हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास बने बनाए मॉड्यूल्स हैं। जब हम ओपन एआई पे आइए, ओपन एआई कह लो, जब हम ओपन सीवी पे आएंगे तो ये टर्म हम वहां पर सीखेंगे, ठीक है। इस पूरे मॉड्यूल को बनाने के लिए 100 घंटे का भी क्लास बनाया जा सकता है, 200 घंटे का भी बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें सीखने को, बहुत कुछ, राइट। नेवर एंडिंग टॉपिक है ये। लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो बेस्ट तरीके से हमारा कवर अप हो सके, ठीक है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और कंपनी में काम भी हम कर पाए, जैसे टोकनाइजेशन करना हुआ, नेम एंटिटी पे काम करना हुआ, हमें ऑटो एनकोडर्स पे हमें काम करना हुआ, एलएसटीएम पे हमें काम करना हुआ, ये सब हम काम करना सीखेंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड्स इंटरव्यूअर थ्रो करता है जस्ट ऐसे ही, बताओ एलएसटीएम क्या है हमारा, एक्सप्लेन करो मुझे, ठीक है। हम ये टोकनाइजेशन क्या होता है आपका, ठीक है। टोकनाइजेशन जैसे आपने देखा होगा कि आप चैट जीपीटी को आप 40-50 हजार वर्ड का प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते उसे, क्यों नहीं दे सकते? नहीं, लिख क्यों नहीं पाएंगे? दूसरे चैट जीपीटी को कॉल करो, उससे प्रॉम्प्ट मंगवाओ, तीसरे में भेज दो। लिखना चैलेंज नहीं है, लेकिन वो लेगा नहीं, क्योंकि एक वर्ड एक टोकन होता है मेरा। कल को अगर आप एपीआई बाय करते हैं तो आपका टोकन लिमिट होगा। कभी आपने देखा टोकन लिमिट एग्जॉस्ट लिखा आ जाता है? कभी चैट जीपीटी में ऐसा फील किया आपने? कौशल आपने भाई, अर्जुन, युगल, राहुल जी, हाँ सर, मैंने किया है एक बार नहीं 2-3 बार किया है सर। टोकन एग्जॉस्ट देखा है कभी ऐसा कॉन्सेप्ट? हाँ होता है, मतलब मैंने एक बार ना एक फंक्शन का आउटपुट ही उसे इनपुट में दे दिया था कि मुझे इसे समराइज करके बताओ ये क्या है, तो वो बहुत हाँ, बड़ा था। तो बिल्कुल फिर उसने मना किया कि बहुत ज्यादा डाटा है। बिल्कुल। देखो इन शॉर्ट कहने का मतलब है उसकी ना वर्ड्स लिमिट है। इनपुट में भी वो वर्ड लिमिट में लेगा और आउटपुट में भी वो, भाई आप कहोगे पूरी दुनिया जहाँ की कहानी मुझे दे दो लिख के, उसका एक वर्ड लिमिट है ना। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोसेस कर रहा है, बैकएंड से डेटा सर्व कर रहा है, फ्रंट एंड पे कुछ नहीं रखा है, बैकएंड से ला रहा है, मतलब आप उसका प्रोसेस कंज्यूम कर रहे हो। और आपको वो क्या 24 घंटे आप ही का काम करे क्या वो खाली? नहीं। तो उसका एक टोकन का लिमिट है, और वही वर्ड्स थ्रो करना वो उसका टोकनाइजेशन हो जाता है। एक टाइम पे वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, दो तरीके से, या तो वो उतना लिमिट नहीं है, या दूसरा आपका एपीआई एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब जितना आपने बाय किया था उसमें इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, कहने का मतलब इन शॉर्ट वो आपको बोल देगा कि भाई आपका टोकन एग्जॉस्ट हो गया, 4 घंटे बाद यूज करिए या अगले दिन यूज करिए, ठीक है। अब आप यूज नहीं कर सकते इसे, अब आप इसको फालतू में यूज कर रहे हो, राइट। चैट जीपीटी से बोल दिया कि मुझे चैट जीपीटी बनाना सिखाओ। तो
और डिटेल में बोलते जा रहे हैं, ये बताओ वो बताओ वो बताओ, एक टाइम बाद क्या होगा, वो टोकनाइजेशन एरर आएगा हमारे पास, ठीक है राइट। तो ये सारे ना हमारे, ये हम स्पेसी मॉड्यूल पे काम करते हैं, बहुत अच्छा मॉड्यूल है ये सब, पता है जब इस पे काम करेंगे ना आपको फिर अंदर से पता लगेगा कि हाँ भाई अब एक प्रोडक्ट जैसा हम चैट डिजाइन जीपीटी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? मतलब चैट जीपीटी पे एक नया अपडेट भी है, जब हम चैट जीपीटी का नया वर्जन आया ना, चैट जीपीटी 4, जिसके पास 4.0 वाला या 4 वाला? हाँ जो नया 4 वाला आया है, हाँ जिसके पास प्रीमियम नहीं है ना, तो वो उसे 4 के कुछ फीचर्स देता है, लेकिन कुछ लिमिटेशन तक ही देता है। हाँ उसके बाद बिल्कुल कहता है कि आपका ये खत्म हो गया, अब आपको 3 यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब 3 का मतलब क्या है कि कम ब्रेन वाला यूज करो। अब कम में भी वो बहुत एडवांस था, क्योंकि पहले तो हमें वही अच्छा लग रहा था, अब उससे अच्छा मॉड्यूल मिल गया तो हमें और अच्छा लग रहा था। तो आगे अब तो 5 पे वर्क कर रहे हैं। अभी कल ही का आर्टिकल देखा मैंने, इन्होंने 5 लॉन्च कर लिया है। पहले ये यूएस गवर्नमेंट से उसका वो लेंगे, परमिशन लेंगे, यूएस गवर्नमेंट को शो करेंगे और गवर्नमेंट लेवल पे इंटीग्रेट होगा इस बार ये। और उसके बाद अगर अप्रूव होता है तो 5 मार्केट में आ जाएगा। हाँ 4 फ्री हो जाएगा, जिसके लिए अभी तक बंदों ने पैसा पे किया था वो फ्री हो जाएगा, राइट। और दूसरा प्लान ये अपना सर्च इंजन लाने का कर रहे हैं, तो गूगल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, इन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया इन्होंने। हाँ ऑलरेडी बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए आ चुका है, राइट। ठीक है। और एनएलटी के भाई बहुत फेमस लाइब्रेरी हमारा मॉड्यूल है, इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा, नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन किट, हम इस पे वर्क करेंगे। टोकनाइजेशन हो गया, सिमेंटिक्स मैनेजमेंट हो गया, स्टीमिंग हो गया, टैगिंग करना, पार्स करना, यहाँ तक कि एब्यूजिव वर्ड्स को रोकना, वो सब पे ऑलरेडी ये ट्रेंड है, हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। इन सब का यूज करके हम अपने मॉडल को फ्रंट लेवल पे डिप्लॉय कर सकते हैं और बैकएंड में ये काम कर रहा होगा। कोई ऐप बना सकते हैं जिसमें बैकएंड में ये चल रहा होगा, फ्रंट एंड पे हमारा ऐप सर्व कर रहा होगा। ओपन सोर्स है भाई, जितने भी अभी नीचे मैंने देखना ना मॉड्यूल्स में बता रखा है, मैं एग्जांपल ही बताऊंगा कि ये सारे मॉड्यूल ओपन सोर्स हैं, इनको बनाने में बहुत पैसा खर्च हुआ है, ठीक है। तो कंपनी, जब आप ज्यादा इनका यूज करते हो तो कंपनी कहती है भाई कुछ तो मुझे पैसा दे दो, आप बहुत यूज कर रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन प्लान होता है इनका कि आप मंथली को सब्सक्राइब कर लो, राइट। अदरवाइज ये सारे ओपन सोर्स है कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए। इनका तो फायदा है, इनका ट्रेनिंग हो रहा है हर बार। हाँ इनका हर बार ट्रेनिंग हो रहा है और इनका नेक्स्ट मॉडल प्रीवियस से बेस्ट होगा, राइट। इनके लिए तो तभी तो मार्केट में मोनोपोली कैसे क्रिएट होता है, जियो का मोनोपोली कैसे बना, फ्री 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 बन गया मोनोपोली, राइट। अब अगले बार अब वो 500 रुपये बढ़ा है चाहे 1000 रुपये बढ़ा है, बंदों की मजबूरी है बाई करना है। पहले तो ये था कि हम 2 दिन का रिचार्ज करके रख सकते थे, अब नहीं भी कुछ करना है तो भी 1 महीने का रिचार्ज रखना पड़ेगा, रखना पड़ता है। तो ये होता है मोनोपोली का खेल, अभी सब फ्री में दे रहे हैं ये, कल को इतने ज्यादा बल्क लेवल पे ड्यूटी इम्पोज होगी इन पे कि हमारे लिए इश्यू रहेगा, राइट। खैर ये नहीं होगा, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा फ्री हो जाता है ना तो इनके पास बिजनेस की कमी नहीं रहती है, फिर ये दूसरे तरीके से पैसा बहुत बना लेते हैं, राइट। तो यूजर के लिए फ्री रहता है, जैसे आज तक हमने जीमेल का कभी पे नहीं किया, गूगल फोटोज का आज तक हमने कभी पे नहीं किया, ड्राइव का कभी पे नहीं किया। 15 GB फ्री है, 15 GB प्लस जाएगा वो आपको कहेगा कुछ बाय कर लो, हम एक आध चीज डिलीट कर देते हैं या नया बना लेते हैं, दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज ये काम भी वही करेगा, राइट। तो एनएलटीके पे हम काम करेंगे भाई, बहुत अच्छा मॉड्यूल है, बहुत मजा आएगा जब इस पे काम करेंगे। जेनसिम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉड्यूल, जिसमें हम पर्टिकुलरली एक वर्ड को वेक्टराइजेशन में कैसे कन्वर्ट होता है, मॉडल कैसे काम करता है, कैसे टेक्स्ट लिखते हो तो वो वेक्टर में एरे में कन्वर्ट होकर के कैसे आपका कोसाइन सिमिलरिटी मैच होता है, कैसे मैं कह सकता हूँ कि ये दो ट्यूट आपस में मिलते जुलते हैं, कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये कंटेंट एआई जनरेटेड है। आजकल ये हमारे मॉड्यूल्स आ चुके हैं ना कि वो बता देता है कि ये एआई जनरेटेड मॉड्यूल है, कैसे और एक मॉड्यूल्स ऐसे भी हैं जो एआई जनरेटेड मॉड्यूल को नॉन एआई जनरेटेड मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं कि बैकएंड में कोसाइन सिमिलरिटीज हमारे मैच ना हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पर्टिकुलरली ये जेंसी मॉड्यूल के अंदर ही हम ये सारे देखेंगे। अगेन ये किसका पार्ट है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, तो ये एनएलपी के अंदर हम इसे पढ़ेंगे, राइट। अब आपको पता है इन सब का तो ऑनर कौन है भाई, करता धरता तो एक ही बंदा है, ओपन एआई, राइट। ये सब मार्केट में बहुत पहले से थे। अगर मैं डीप लर्निंग का विकीपीडिया दिखाऊं आपको तो 2000 से पहले से ही रिसर्च चल रहा है, सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं। एसक्यूएल तो अभी जो हमने परफॉर्म किया वो 8-10 साल पहले परफॉर्म किए जा चुके हैं, लेकिन जब से ये आया मार्केट डिस्टर्ब हुआ और तब से सारी चीजें पॉपुलर हो गई।
सबसे बड़ा मॉडल, यहाँ लिखा भी है मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज मॉडल अवेलेबल एज ऑफ नाउ। और इसका अगला वर्जन है, ये तो खैर GPT-3 है, इसका अगला वर्जन इससे भी एडवांस है, राइट। वाइड रेंज ऑफ NLP पे ट्रेंड है पूरा। आप सोचिए एक ऐसा बंदा आया जिसने सोचा कि भाई मैं पूरे इंटरनेट का डेटा पे ही ट्रेंड कर देता हूँ एक बंदे को, एक ब्रेन बना देता हूँ, कंप्यूटर ब्रेन जो पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेंड हो। तो एक तो पहले पूरे इंटरनेट के डेटा को मंगाना, उसे कंज्यूम कराना और उस पर ट्रेनिंग देना कितना बड़ा टास्क होगा, कितने साल लगे होंगे इनको ट्रेनिंग देने में ही। उसके बाद एरर ऑप्टिमाइज करना, गूगल बार्ड जल्दबाजी में आया, गलत सलत रिजल्ट देना उसने स्टार्ट कर दिया, राइट। देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो गलत गलत आर्टिकल से ट्रेंड हुए, रेडिट से ट्रेंड हुआ, कोरा से ट्रेंड हुआ। वहां पर अभी ये गूगल का ये वाला मॉडल भी फेल हो गया था आपका, जेमिनी वाला। हाँ, वो जबकि डीप माइंड पे बना हुआ है, मतलब सब अभी तक का स्ट्रॉन्ग डीप एल्गोरिदम अगर हमारा कुछ हो सकता है तो डीप माइंड हो सकता है, राइट। उसके बावजूद भी वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रेडिट से कंटेंट लिए गए हैं, कोरा से कंटेंट लिए गए हैं। एक वहां आपने सजेशन दिया हुआ है कि अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करो, तो बंदे ने, यूजर ने जाकर के लिख दिया, जाकर के जंप कर लो, सुसाइड कर लो। अब वो उसे ये नहीं पता ना पॉजिटिव कंटेंट क्या था, नेगेटिव कंटेंट क्या था, वो तो ट्रेनिंग लेके बैठ गया। अब वो अपने डेटाबेस में सर्च करता है इस टाइप के कॉन्टेक्स्ट में मुझे क्या आंसर देना है, तो बदले में आंसर दे देगा। पूछ जाओ, राइट। अभी ये बहुत वायरल हुआ था, एक बंदे ने पूछा कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम में पत्थर खाना ठीक है। वो पत्थर को एज अ नमक स्टोन के फॉर्म में कंसीडर कर लिया, उसने कहा हाँ ठीक है, आप रॉक खा सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। ये गलत रिप्लाई है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। टू बी प्रिसाइज आपको होना पड़ेगा। कितना भी गूगल अभी वर्क कर ले, जिस लेवल पे GPT ट्रेंड है अभी, जितने एक्यूरेसी के साथ, वो वहां कहीं ना कहीं फेलियर उनका आ रहा है। हाँ, इन्होंने डाली इन्होंने लॉन्च किया, आपने देखा होगा, जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन पे था इनका, राइट। गूगल ने लॉन्च किया अपना, फिर इन्होंने सोरा लॉन्च किया, जो आपने देखा होगा टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्टर था। कितनी डीप लेवल पे उन्होंने बनाया हुआ है कि लगता ही नहीं कि AI जनरेटेड वीडियो कंटेंट है, राइट। और आने वाले टाइम में डीप फेक्स के वीडियोस तो बहुत ज्यादा वायरल हो ही रहे हैं, फेस स्वैपिंग हो जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है कि बॉडी किसका है, फेस किसका है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारे चैलेंजेस भी रहेंगे, और ये सारे चैलेंजेस लाने वाले ये बंदे भी हैं, ठीक है। जापानीज, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, जापानीज या कोई चाइनीज साइंटिस्टों ने सेलुलर लेवल पे डेवलप कर लिया है, जो अपने आप को मतलब बाइनरी फ्यूजन कर सकता है। कहने का मतलब एक, सॉरी, बाइनरी फ्यूजन वर्ड नहीं होता, मिटोसिस और मायोसिस वर्ड होता है। सेलुलर, अच्छा आपका तो बायो था ना, एग्रीकल्चर था आपका, हाँ, तो उसमें ये वर्ड यूज होता है, राइट। मिटोसिस और मायोसिस होता है सेलुलर लेवल पे डिवाइड होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं, राइट। तो उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल सेल बना लिया जो अपने आप को डिवाइड करके नया सेल जनरेट कर सके। सोचिए वही सेलुलर स्किन जब किसी रोबोट पे चल जाएगा, तो रोबोट ऑलरेडी AI पे ट्रेंड हो रखा है, सेलुलर लेवल पे स्किन उसके पास आ चुकी है, कल को उसको चोट लगती है या उसका स्किन डैमेज होता है, बैकएंड में उन्होंने सेलुलर लेवल पे ट्रेंड किया कि वो रीजनरेट कर लेगा। सोच रहे हैं कितने मतलब एडवांस लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। जापानीज ऑलरेडी उस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर चुके हैं जहां पर आप सोते वक्त जो ड्रीम्स आप देखते हो, क्योंकि वो आपका केमिकल कंपोजिशन को चेक कर रहे हैं, ब्रेन ट्रैकिंग को चेक कर रहे हैं, न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, उन सबको डिटेक्ट कर रहे हैं। और वो ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप सोच क्या रहे थे सपने में सोते वक्त। भाई जब जागते हैं तो हमें याद नहीं होता है कि क्या सोच रहे थे, जबकि वो ट्रैक करके वो सारी चीजों को रख रहे हैं और उन सब पे वर्क कर रहा है। इलॉन मस्क का स्टेटमेंट आप न्यूरा लिंक ऑलरेडी देख ही चुके हो, जो ब्रेन कंट्रोल के लेवल पे काम कर रहा है, राइट। उसने बोल दिया आने वाले टाइम में बंदे को कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, न्यूरा लिंक इम्प्लांट करिए। हाँ, हाँ उन्होंने प्लान किया, जिस सक्सेस रहा था उस बंदे, मतलब बायोलॉजिकली ट्रांसफर किया गया वो आपका, मतलब ये ऑपरेशन करके, राइट, और वो सक्सेसफुल पाया गया। तो कल को सोचिए भाई, बंदा है, ब्रेन नहीं है, न्यूरा लिंक लगा के आया है, वो आइंस्टीन बन चुका है, उससे भी ज्यादा IQ हो चुका है उसका, राइट। क्योंकि अभी के जो ओपन AI के मॉडल्स हैं वो आइंस्टीन से भी ज्यादा IQ लेवल पे ट्रेंड हो रखे हैं भाई। उनका एक डोमेन फिक्स था, फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था, ये सब चीज पे ट्रेंड है। हाँ, दी क्या चीज? द वॉइस ऑडियो शो नहीं यार, मैं देख नहीं पाया वेब सीरीज। कोई दो चार अगर आपको अच्छा लगता है ना तो मुझे बताना, कभी टाइम निकाल के देखूंगा, जो साइंस फिक्शनल हो, ठीक है। द बॉयज, अब मैं सर्च कर सकता हूँ अभी इस पे।
ठीक है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये है ओके। ओके तो भाई ये सब तो सीधा मिडल फिंगर पे बात कर रहे हैं। हाँ 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 ऑफ कोर्स हाँ हाँ देखो पर्सनल अटैचमेंट रहता है, हर एक बंदे का रहता है, वो पर्सनल फेवर हर कोई बंदा चाहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी है तो थेनोस भी नेगेटिव मौजूद कहीं ना कहीं रहेगा बैलेंस करने के लिए, राइट। ये नेचर का कॉन्सेप्ट है भाई, नेचर का। हाँ 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 दी जाती है, राइट, बिल्कुल होता ही है। देखिए अच्छा हाँ अपने लिए ऑफ कोर्स है। और टू बी क्लियर अगर मैं आपको बताऊं, खैर ये ना माइथोलॉजिकली ये सारी चीजें पहले से की जा चुकी हैं। आप लोगों ने महाभारत का केस देखा होगा, राइट। अर्जुन का जब बेटा होता है अभिमन्यु, तो उनको वो स्टोरी सुनाई जाती है चक्रव्यूह को कैसे क्रॉस करना है, राइट। तो वो सारी ट्रेनिंग ले रहा होता है, इंटरनली ले रहा होता है, क्योंकि ये ह्यूमन माइंडसेट है। जब जब हमारा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारा होता है, ध्यान रखना जितने भी हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लग चुके हैं बनने में, ह्यूमन बनने में, वो सारा प्रोसेस रिपीट होता है इंटरनली। फर्टिलाइजेशन से लेकर के पूरा एक बंदा जो एम्ब्रियो क्रिएट होता है, वो पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जाता है उतने देर में जितना बिलियंस ऑफ ईयर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हल्का सा भी जेनेटिकली एक आध चेंजेस हो गया, वो बंदा बदल के आ जाएगा। एक आध भी सेलुलर लेवल पे, सेलुलर क्या डीएनए लेवल पे एक आध भी चेंजेस आ गया, एक आध आपके प्रोटीन्स के स्पाइक्स इधर के उधर अटैच हो गए, एक आध भी बहुत छोटे से भी, बंदा चेंज होकर के आ जाएगा। तीसरी आंख आ सकती है, चार शरीर हो सकते हैं, चार मुंह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ह्यूमन जो है ना, जो मतलब ये, हाँ भाई ये सब LGBTQ या ये सब जो, ये तो खैर अलग केसेस है। हाँ ये सब इन्हीं का मतलब, ये सब अलग केसेस है। लेकिन इनको थोड़ा ना दूसरे सेंस में सोचो। जो सेलुलर लेवल पे जो आपका रिप्रोडक्शन का सीन है, जो फर्टिलाइजेशन का सीन है, वो एक अलग कॉम्प्लेक्स साइंस है। वो अगर आर्टिफिशियली कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया ना, तो आप लोगों ने जो क्रिश 3 मूवी देखी थी, जिसमें जो आपका विवेक ओबराय था, वो अलग अलग वो क्रिएचर्स बनाने की कोशिश कर रहा था, वो टाइम दूर नहीं है। वो बायोलॉजिकली सारे पॉसिबल हैं। अभी आप लोगों ने हाइब्रिड एनिमल्स के नाम सुने होंगे, राइट। हाइब्रिड डॉग्स होते हैं, वो कैसे बनाए जा रहे हैं, बायोलॉजिकली फ्यूज करके बनाए जा रहे हैं। कल को पॉसिबल है। और जो आप लोगों ने मैन इन ब्लैक देखा है, वो मैं कह नहीं सकता कि वो आगे हो सकता है नहीं हो सकता। अगर इस लेवल पे एआई एडवांसमेंट रहा, क्या भाई कौशल क्या टेक है आपका, अगर इस लेवल पे एआई एनहांसमेंट रहा, तो कोई सेकंड थॉट नहीं है कि आपको मैन इन ब्लैक जैसा भी सीन देखने को मिल सकता है। हम रहे या ना रहे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है। बताइए भाई अपना 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 अभी ओपिनियन बताइए। अभी पॉसिबिलिटी तो है। आपने एक क्रिएचर का नाम सुना होगा, लैगवार। जैगवार और लायन को मिला के बना रखा है। हाँ देखिए, जैगुआर और लायन को मिला के बना रखा है। अच्छा तो उसमें फीचर किसके ज्यादा है, लेगुआर नाम है तो ऑफकोर्स लायन का होगा, राइट। सर इसमें ना डोमिनेटिंग हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या है कि जो फादर होता है उसके फीचर ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। राइट राइट हाँ बिल्कुल, हाँ वो तो है। तो जैसे हम अगर कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता भी है, वो तो तो इसमें ज्यादातर केसेस यही पाया जाता है कि फादर्स का जेनेटिक्स ट्रांसफर होता है ना। तो वो हो सकता है बिल्कुल। और अभी तो ये भी प्लानिंग चल रहा है कि भाई जो हमारे एक्सटेंट हो चुके थे एनिमल्स, जो आइस एज के थे, ठीक है, उन सब का डीएनए अगर मिल जाए हमें, डीएनए लेवल पे भी हमें मिल जाए, तो हम हाइब्रिडाइजेशन करके उन्हें रीजनरेट कर सकते हैं। नए मतलब अभी के एनिमल्स के साथ उनको फ्यूज करके कुछ किया जा सकता है, राइट, सेलुलर लेवल पे। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे एआई जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना भाई, अनइमेजिनेबल है। हम तो छोटे मोटे केस के लिए यूज कर रहे हैं, दो चार पीपीटी लिखवा लिया, दो चार कंटेंट बना लिया, ये अलग है एआई। और जो एआई पे एक्चुअली में काम चल रहा है बहुत ही ज्यादा अलग है, इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, बहुत ही ज्यादा। बंदा मार्स पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। ओवरऑल एक यूनिवर्स का एक साइज बंदों को पता लग चुका है, साइंटिस्टों को, राइट। एक कंस्ट्रेंट गॉड ने ये दे दिया, ऊपर वाले ने, कि आपकी स्पीड फिक्स कर दी। अगर हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट होता कि हम स्पीड से ट्रेवल कर सकते थे,
ठीक है। तो कुछ पॉसिबल ही, फिर तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अभी जब बुलेट ट्रेन है, हमारे पास जेट्स हैं, हम सब कुछ ट्रेवल कर लेते हैं, राइट। एक स्पेस कंस्ट्रेंट है तो हम स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकते, स्पीड का कंस्ट्रेंट हो जाता है। फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट भी सबसे ज्यादा स्लो है स्पेस के आगे। भाई टाइम कितना ही फास्ट हो जाएगा, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है बहुत सारे हमारे गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, लाइट को पहुंचने में बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, सोचिए। तो जो सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है वो स्लो है यूनिवर्स के आगे। तो कहीं ना ऊपर वाले को पता था कि जो एक्सटेंट हम बना, जो बंदा हम बना के भेज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है आने वाले टाइम में। एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट उन्होंने पहले क्रिएट कर दिया। ये चीज कभी नहीं बीट हो सकता जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि लाइट से फास्ट अगर कोई चीज गई तो आप फिजिक्स, अभी तक का जितना फिजिक्स है वो सारा आप गलत साबित कर दोगे, क्योंकि फिजिक्स यही कहता है कि आप लाइट से फास्ट नहीं हो सकते। हाँ हाँ, लाइट से ज्यादा या डेटा का मतलब वही है कि आप फिर वही सोच रहे हो। ये तो मैथोलॉजिकली तो बोला जा चुका है कि हमारी सोचने की जो स्पीड है वो फास्ट है, और यहीं पर कंस्ट्रेंट आ जाता है डायमेंशंस का। एक मैं थ्योरी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था जो आपके जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, हाँ बिल्कुल रिसर्च कर रहा है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका ना, उनको ना एयर डायमेंशन नहीं दिखाई देता, हवा नहीं दिखाई देती, ठीक है। मतलब वो जब हवा में आते हैं तो उन्हें, सॉरी, जब हम जैसे हम पानी में जाते हैं तो हमें पानी दिखाई देता है, मतलब हमारे लिए पानी ट्रांसपेरेंट उतना नहीं है, पूरा हमें पानी दिखता है, लेकिन वो पानी में बहुत बिंदास रहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। जैसे हमारे लिए एयर है वैसे उनके लिए वाटर है, राइट। हमारे लिए एयर जैसे ट्रांसपेरेंट हमें नहीं दिख रहा है। ऐसा माना जाता है कि वाटर भी उनके लिए काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट डायमेंशन है, ठीक है। जब वो ऊपर आते हैं तो उन्हें एयर एज अ डायमेंशन दिखाई देता है, जैसे हमें एयर एज अ डायमेंशन नहीं दिखाई देता, एयर एज अ मॉलिक्यूल हमें फील नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो हम उसे प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वैसे फील नहीं कर पा रहे। आंधी तूफान आएगी तो अलग बात है, राइट। तो सेम एज इट इज उनको वो डायमेंशन फील हो जाता है। माइथोलॉजिकली ये माना जाता है कि जो आपका वो वाला जो दे रखा है, आपका माउंट कैलाश वाला जो आपका पीक दे रखा है, वो फोर्थ डायमेंशन से कनेक्ट करता है, ऐसा माइथोलॉजिकली माना गया। जितने भी रिसर्चर्स वहां पर अभी जब भी गए हैं तो वो डेड पाए गए हैं, मतलब रिसर्च कभी वापिस होके आई नहीं है। और क्योंकि वो चाइना में पढ़ता है, इंडिया में होता तो रिसर्च हो चुका होता, चाइना में पढ़ता है तो वो जाने भी नहीं देते किसी को। दूसरा फैक्टर ये भी है, हाँ, वो सब आपके बढ़ने लग जाते हैं, है ना। लेकिन पता है यार, ये ना दो चार लोगों से ही बोला गया है। अब वो ना, क्योंकि चाइनीज बाउंड्री में आ जाता है ना, रिसर्च वहां आप ज्यादा नहीं कर सकते, और उनका क्या ही भरोसा आपका, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है डायमेंशंस भी सारे अवेलेबल हैं, आपके स्पेस टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी सारे, ये सॉरी, स्पेस एंड टाइम्स का रिलेटिव भी आपका कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। लेकिन इन सब के लेवल पे अभी हमारा साइंस पहुंचा नहीं है, लेकिन आने वाले 100 साल में ऑफकोर्स बड़े आराम से पहुंच जाएगा। क्रायोजेनिक्स टेक्निक्स के बेसिस पे ह्यूमंस ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं अपने डेड ब्रेन को स्टोर करने के लिए। उनको ये उम्मीद है कि 100 साल बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। भाई आप हितेश हो, इसकी क्या पहचान है? एक तो चेहरा और एक आपका दिमाग, क्योंकि आपको पुरानी बातें सारी याद है। बॉडी तो कभी बदल सकता है ना। आप जिम कर लो, आप बदल के आ जाओगे। डाइट पे चले जाओ 2 साल के लिए, दूसरे हितेश बन के आ जाओगे, है कि नहीं है। तो बॉडी कभी बदल सकता है, क्या नहीं बदलेगा। फेस भी थोड़ा बहुत बदल जाएगा, फेस कट चेंज हो जाएंगे, राइट। मेन तो ब्रेन ही है आपका। तो बॉडी में स्टोर क्या होना है लॉन्ग टर्म के लिए? ब्रेन स्टोर होना है। तो वो एक कंपनी है जो ये प्रोवाइड कराती है। आप अपना डेड ब्रेन जा करके दे दो, डेड ब्रेन नहीं मतलब लाइव ब्रेन, डेड ब्रेन देख के क्या करोगे? मरने से पहले आप वो साइन कर लो, आपके बॉडी को क्रायोजेनिक में स्टोर कर दिया जाएगा, और फिर आगे जब टेक्नोलॉजी आएगी तो पहला रिसर्च आप ही पे होगा जिंदा करने के लिए। जिंदा हो गए तो अच्छी बात है, फिर आप उसकी तरह वापस आएंगे, कैप्टन अमेरिका की तरह 100 साल बाद। हैं? वो तो गए, मतलब आप अचानक से जागेंगे तो जागेंगे, देखेंगे आप मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स मूवी देखी है ना आप सबने? वो अचानक से जागता है तो देखता है कहाँ हूं मैं। क्यों वही कौशल, यस या नो? देखा ही होगा, राइट। तो वैसे ही वो बंदा 100 साल, हाँ सर बोलिए। हाँ बस आ रहे हैं 5 मिनट बस, है ना, आते हैं। वो बंदा या बंदी अचानक से जागेगा, देखेगा कहीं किसी इक्विपमेंट में पड़ा हुआ है, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो GPT-2 हमारा LLM मॉडल से, ये सारे LLMs बोले जाते हैं, क्यों?
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, मतलब बहुत बड़े डेटाबेस पे ये ट्रेंड हुए हैं, बहुत बड़े इन द सेंस पूरे इंटरनेट के डेटाबेस पे ये आपके ट्रेंड हो रखे हैं, गलत सलत जो भी डेटा सब पे ट्रेंड हो रखे हैं, ठीक है। बर्ड पे हम आगे काम करेंगे गाइस, एनकोडर डिकोडर्स ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में कि वो कैसे काम करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। T5 के बारे में बताया था ना, एक अभी हमने जॉब रिक्वायरमेंट में देखा था T5 लिखा हुआ था, है कि नहीं है। तो ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मर है हमारा, टेक्स्ट को टेक्स्ट में हमारे ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे समराइजेशन में। 500 वर्ड दिया, आपने कहा 50 में समराइज कर दो, तो टेक्स्ट को टेक्स्ट में ही ट्रांसफॉर्म करके समराइज कर रहा है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा यूज होगा T5 यानी T, ठीक है। 5 बार T है, इसीलिए T5 कॉन्सेप्ट को हमारा रिप्रेजेंट करेगा। कोई डाउट इसमें किसी को भाई? नो। आपका डिजिटल बर्ड पे हम काम करेंगे, बर्ड का ही हमारा एडवांस वर्जन हो जाता है। जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट अभी मार्केट में चल रहा है, जिसमें GPT-4 पे हम काम करेंगे, ठीक है। गूगल बार्ड का नाम आप लोग जानते ही हैं, राइट। जेमिनी का नाम आप लोगों ने सुना ही हुआ है, जेनसिम अलग है, जेमिनी अलग है, ठीक है। ये सारे हाई लार्ज बहुत ज्यादा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी तक जो अवेलेबल है ओपन सोर्स में। इंटरनली बहुत सारे रिसर्च पे अवेलेबल होंगे जो उन्होंने अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया, ठीक है। और ये सारे हमारे कुछ मार्केट में अभी पॉपुलर टूल्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि AI/ML डेवलपर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो आता है बनाना, प्लस आपको मार्केट में करंट ट्रेंडिंग टूल्स क्या है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो कभी टाइम निकाल के इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। चैटबॉट के लिए ये आपके 3 पॉपुलर हैं। नोशन AI, जैसे अगर हमें नोट्स मेकिंग पे काम करना है। डिजाइन के लिए मिड जर्नी का नाम आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। बोलिए भैया मुझे। हाँ हाँ, हो जाता है, राइट राइट। स्किल खत्म होगी भाई। सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाले टाइम में कि ह्यूमंस जो है वो लैक ऑफ स्किल हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों से 19 का पहाड़ा पूछूं, सब फंसोगे, इंक्लूडिंग मी एज वेल, राइट। यस या नो। बचपन के पुराने बंदे 25-30 तक पहाड़ा याद रखते थे, याद रहते थे कि नहीं रहते थे, स्किल सेट गया। पहले ईमेल राइटिंग हमें सिखाई जाती थी, अब ईमेल राइटिंग चैटबॉट से हो रहा है, वो स्किल हमारा खत्म होगा, है कि नहीं है। स्किल सेट का बहुत ज्यादा डेफिसिट होगा। ह्यूमंस का डिक्लाइन फेज स्टार्ट होगा, AI का इंक्लाइन फेज स्टार्ट होगा। इसीलिए मार्वल्स पहले ही बता चुके मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन यानी कि AI का एज चलेगा, ह्यूमंस का एज डिक्लाइन होगा, और ऑफ कोर्स हर एज में कोई ना कोई सुपर ह्यूमन अवेलेबल होता है, जो माइंडसेट में बहुत स्ट्रांग होता है, वो इन सब से बचेगा। भाई अभी भी बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन वाले माइंड अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा जिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, चुटकियों में कैलकुलेशन कर देते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन दे देते हैं। शकुंतला देवी इंडिया से हमारे पास थी, है अभी भी, राइट। यस या नो। तो ह्यूमन माइंड्स रहेगा, ह्यूमन माइंड सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन ऐसा पहले कहा जाता था मैथोलॉजिकली अभी भी, कि अगर हम सब कॉन्शियसली अगर हम ह्यूमन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर लें, जैसे 10% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, 90% हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है। ब्रेन को ऑक्सीजन देने का काम हम नहीं कर रहे हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन देने का काम सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। हार्ट को बीट कराने का काम हम नहीं कर रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। ब्लड सप्लाई का काम हम नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, आ रहे हैं, उधर ही होगा सर, उस वाले में होंगे 4-5 से ज्यादा। हाँ पता नहीं, ठीक है। तो 90% हमारा सबकॉन्शियस लेवल पे स्टोर होता है सारी चीजें। अब पहले के टाइम में जो लोग होते थे वो योगा और मेडिटेशन करके कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में नहीं करते थे, वो सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में करते थे। उन्हें पता होता था कि मुझे ब्रेन को कब डेड करना है, खैर ब्रेन को डेड तो नहीं करेंगे, कब समाधि में जाना है और कब एक्टिव हो जाना है। आपने देखा होगा, सही सालों साल पढ़े रहते थे, ऐसे स्टोरी सुना होगा आपने, राइट। वो कहने का मतलब, अच्छा ये अभी भी कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने इंसेक्ट्स में देखा होगा, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं भाई? हल्का सा पानी पड़ता है, एक्टिव हो जाते हैं, राइट। 6 महीने के लिए गायब है, गायब है मतलब ऐसे लग रहा है मरे पड़े हैं, डेड है पूरा, बॉडी एकदम कड़क हो चुकी है उनकी, मट्टी में पड़े रहते हैं, पत्थर बन के पड़े रहते हैं। हल्का सा पानी आएगा, उनका टाइम आ गया, वो एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सेलुलर लेवल पे वो ट्रेन हो रखा है, मतलब उनके सेल उस लेवल पे ट्रेन हो रखे हैं। तो क्या बायोलॉजिकली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्टोर करके क्या वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे? पहले के टाइम में आपने सुना होगा कि बंदे बड़े हो जाते थे इच्छा से और छोटे हो जाते थे, क्यों?
क्योंकि बॉडी को बड़ा छोटा करने का काम हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, केमिकल्स रिलीज करता है, हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं। क्या उन हार्मोन का कंट्रोल हम पे कॉन्शियस लेवल पे है? नहीं है, सब कॉन्शियस लेवल पे है। और उस लेवल की ट्रेनिंग अगर हम पे हो जाए कि हम सब कॉन्शियस लेवल को कंट्रोल कर सके, आपको नहीं लग रहा है विद इन टाइम स्पेन में हम कोई बंदा बड़ा हो सकता था, कोई बंदा छोटा हो सकता था? क्योंकि कंट्रोल तो हार्मोन्स का ही चल रहा है उसका। क्यों भाई? तो कहीं ना कहीं ये चीजें पॉसिबल होंगी और आने वाले टाइम में अगेन ये पॉसिबल की जाएंगी। अभी आप लोगों ने देखा है कि बायोलॉजिकली लोग हाइट बढ़ा लेते हैं, बाल बंदे लेके आ जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्मोन्स में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो हार्मोन्स में चेंजेस अभी एक्सटर्नल फोर्स से किए जा रहे हैं। कल को इंटरनली ऐसा कुछ चिप लगा दिया जाए, न्यूरालिंक जैसा, कि बंदा खुद कंट्रोल कर ले। तो आपने डॉक्टर एक्स, क्या नाम था उसका स्पाइडरमैन वाला, डॉक्टर ऑप्टिमस, ऑप्टिमस था ना, वही बंदा बन के बाहर आएगा वो। ठीक है, कि कंट्रोल कर रहा है सारी चीजों को, राइट? तो ये कुछ आपके मार्केट में पॉपुलर आपके टूल्स हैं एआई के, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। प्रेजेंटेशन बनाना है, गामा यूज कर सकते हैं, इमेजिका यूज कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। और मैं इंसिस्ट करूंगा कि ये यूज करो, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो। एक खाली एआई डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप खाली डेवलपमेंट सीखो, उसका सरफेस स्क्रैचिंग भी आपको आना चाहिए, ठीक है, राइट? तो ये आपके कुछ मार्केट में न्यू टूल्स हैं जो आपके डोमेन से रिलेटेड है। जो आपको डोमेन अच्छा लग रहा है उस डोमेन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर लो। ये जस्ट मैंने गूगल से ही निकाला है, कुछ नया नहीं है इसमें, राइट? आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? बस कंपाइल करके यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है भाई? तो एक हमने जस्ट अगेन ओवरव्यू लिया, मॉड्यूल्स का ओवरव्यू लिया, किसका क्या पर्पस है, एक लाइब्रेरीज का आइडिया लिया हमने, ठीक है? नेक्स्ट क्लास हमारा प्रॉपर कोडिंग से स्टार्ट होगा। अब कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा नहीं होगा। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए भाई, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं प्रॉपर कोड के साथ, ठीक है? या किसी को कुछ